इसी किताब का अंग्रेजी तर्जुमा कर रही हैं और मैं शोहरत पा रहा हूँ। मैं और अंग्रेजी में आएगी तो और ज़्यादा शोहरत होगी। और लेकिन ये सही है कि कोई शख्स अकेले किसी ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंचता अगर वो कहे कि मैं बनाऊं, मैंने खुद किया या मैं करके आऊं। ये देखिए ना, ये लोग हैं, सारे फनकार हैं, क्रिएटिव पीपल। अगर मैं इन्हें इंस्पायर करता हूं तो इट कांट बी वन वे। द इंस्पिरेशन कम्स टू मी ऑल्सो फ्रॉम ऑल अदर्स। जो मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं, मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है। And it responses back to me. और बहुत से, I'm not the most learned. There are many learned more than me. तो मैं उनसे भी इंस्पिरेशन लेता हूँ। और ये थोड़ी सी मेरी चालाकी है या महारत है मेरी कि मैं उसे अपना बना लेता हूँ और कह देता हूँ और तालियां ले लेता हूँ, वो मुझे मिल जाती हैं। अब यतेंद्र जो उनके साथ अगर मैं 14 साल तक चलता रहा हूं तो वो बेवजह नहीं हो सकता कि मैं 14 साल चलूं। देयर इज सम पार्ट ऑफ दिस मैन्स क्रिएटिविटी कि जो मुझे ये साथ लेके चलते रहे और मैं इनके साथ साथ चलता रहा, क्योंकि मुझे कोई बात इनकी इंस्पायर कर रही थी, उनके अंदाज इंस्पायर करता था। जब ये मैं बहुत थोड़ा सा बात मैं ये ख़त्म कर दूंगा कि जैसे कबीर की इमेजेस लेकर जब ये कविता कहते हैं, और पूरी किताब है कि कबीर की इमेजेस पर लिखी हुई सारी कविताएं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत किताब है जो उन्होंने लिखी है। और फिर मेरी एक किताब का मजमूआ इन्होंने बनाया जिसमें इंटरप्रिटेशन इन्होंने पोइम्स की थी, यार जुलाहे के नाम से, वो किताब इन्होंने पहले। तो देयर वर रीजंस फॉर मी टू ट्रैवल अलोंग विद हिम, कि मैं उनके साथ साथ क्यों चल रहा हूँ। ऐसे बेवजह नहीं होता कि मैं या मेरी तारीफ हो रही या मेरी शोहरत कर रही, आपको पता नहीं चला और आपको पता है शायद चलेगा भी नहीं कि अगर मैं बता दूं नहीं कि साहब ये तो मेरी चोरी है, मैंने अपने आप उनसे सीख लिया, उन्होंने सिखाया भी नहीं। मतलब आदमी जो सीखता है एक्सपोजर से सीख लेता है दूसरे लोगों से। अगर मैंने हेमा जी से इनके साथ काम करते हुए देर इज अ रॉयल रीगल पर्सनालिटी दैट आई कुड फील। मीरा का चुनाव ऐसे ही बेवजह तो नहीं हो सकता ना। एक देर इज अ रीगैलिटी इन हर पर्सनालिटी, देर इज अ रॉयल प्रेजेंस इन हर प्रेजेंस। एंड मैं वो जो अभी बात करते करते भूल गई, मैंने कहा मैं पूरा कर देता हूँ। उन्होंने बात कह रही थी कि वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया था, हमारे प्रोड्यूसर को थोड़ा सी तकलीफ हो गई थी, तो कहने लगी मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती थी उस बारे में। तो मैं उस वक्त इनके पास गया था, आई सेड फॉरगेट अबाउट मनी, ये फिल्म को रुकने मत देना, इसको कंप्लीट कर लो। एंड शी डिड दैट विदाउट मनी, क्योंकि मैंने इनसे एक बात कही थी, मैं कहा ये याद रखना तुम्हारी बाकी सारी फिल्में वो तो गुजर जाएंगे वक्त के साथ, ये तुम्हारे बाल बच्चे खुश होंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे, मम्मी यू वर दिस। तो ये एंड शी डिड दैट एंड दैट्स व्हाट and said, no money, you are right, let's complete this film. And we all forgave our because we knew he is in a problem. He was a very very good man. हमारे जो प्रोड्यूसर थे बहुत अच्छे इंसान थे, बट देन दीज काइंड ऑफ डिफिकल्टीज ये आ जाती हैं फिल्मों में, इस तरह से हो जाती हैं। और अंदाज द फर्स्ट फिल्म दैट आई टेल यू व्हाट इज दैट इंस्पायर्स यू, हाउ डू यू लर्न। अब आपको मैं बताऊं मैंने इनसे क्या सीखा है। अंदाज पहली फिल्म थी इनके साथ और इन्होंने मुझसे कहा था मैं फिल्में करूं, चलेंगी, चलना चाहिए, चलेंगी नहीं। इनकी मम्मी इनके साथ आती थी, इनकी एक आंटी आती थी ऐसे कैप पहनती थी, मैं उन्हें कैप्टन साहब कहता था, कैप्टन साहब से इनके साथ। तो मैंने इनसे कहा, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं, आप बंद करो ना यार, ये बत्ती क्यों जला रखी है। तो वो इन्होंने कहा था मैं चाहे फिल्म चले नहीं चले, वेयर एवर आई रीच,
मैं डांस नहीं छोड़ूंगी कभी। I'll keep dancing till the end of my life. Do you know? आज तक ये उसी तरह से डांसर हैं, उसी तरह डांस करती हैं। एंड hardly a month back she performed in Mathura and she was dancing. एंड मोदी साहब बैठे रहे, पूरा इनकी पूरी परफॉर्मेंस देखी उन्होंने, जस्ट फ्यू वीक्स और अ मंथ बैक मैक्सिमम। वो डांस उन्होंने नहीं छोड़ा। एंड दैट काइंड ऑफ अ डिवोशन, that kind of a dedication, that is what you learn even from your juniors, not necessarily from your seniors. तो आप ये सीखते हैं। तो मैं भी नहीं आया, मैं भी फिल्में लिखता रहा, मैं भी फिल्में बंद कर दी, गाने लिखता रहा। और वन मैन, जिसकी वजह से आई थिंक पंचम के साथ मेरा बड़ा लंबा एक सफ़र रहा। एंड आई माइट हैव शायद डिज़ोल्व हो जाता, फेड आउट हो जाता। अ यंग poet, musician, singer, composer held my hand and he carried me along. That is Vishal. Vishal की वजह से he has kept me young in my writing. उसकी वजह से मैं जवान हूँ अपने गानों में। अभी तक भी उस तरह की हरकतें करता हूँ जो इस उम्र में भी शायद बड़ी एम्बैरेसिंग लगे अगर मैं वो गाने पढ़ भी दूँ, है ना। बीड़ी जला ले ऐसे तो नहीं हो जाता। तो उनके साथ किया। सीन काफ निज़ाम है, उनसे उर्दू ज़बान का वो लफ्ज़ की बार बार बात कर रहे थे, वो बार बार लफ्ज़। और मैं लफ्ज़ों के इस्तेमाल के जिस तरह से मैं करता हूँ या जिस तरह से मुझसे हो जाता है, जो ग्रामेटिकली, ही इज़ अ ग्रेट ग्रामेटेरियन, ही हैज़ रिटन बुक्स। उन्होंने अल्फाज के नाम से किताब लिखी है, और मतलब उर्दू ग्रामर पर जिस तरह से और शायरी एनालाइज करते हुए जिस तरीके, और उनसे वो उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ सुना है। और कई दफ़ा मैं, क्योंकि मैं गलत ज़बान भी इस्तेमाल करता हूँ, उसमें गलत इन द सेंस कि ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो वो जैसे इजाज़त की वो बता रहे थे गाना, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। आई रिमेंबर कि बहुत से गाने, बहुत से अल्फाज जिन पर एतराज़ किया गया, क्या महकती खुश, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। अब वो बड़ा एतराज़ हुआ था साहब कुछ मास्टर से, एक तो खुशबू है, ऊपर आपसे हाथ से भी छूते हुए हैं और महकती खुशबू। तो इनके साथ बात हुई तो कहने लगे ये अल्फाज के बीच में से जो आप ग्रामर निकालते हैं ना, कि महकती को वर्ब बना लिया और खुशबू को नाउन बना दिया, तो हो गया हो, खुशबू महक सकती है, एक नाउन है एक वर्ब है। और वो तो कहने ये अल्फाज के बीच के जो वक्फे आप निकाल लेते हैं, ये एक इंडिविजुअलिटी बन गई, ये एक तरीका आपने नया निकाल दिया अल्फाज को यूज़ करने का। बट देन दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस करते करते ही तो you grow up and you start learning, and I'm बड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो सीखने को तैयार हूँ। वो सीखते ही रहना चाहिए ना। और अच्छा, अगर बड़ा हो गया तो फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। और ये किताब जिसके लिए 14 साल तक मैंने तो मेहनत की उनके साथ, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन आई एडमायर हिज पेशेंस कि ये मुझे बर्दाश्त करते रहे, इतना अरसा बर्दाश्त किया इन्होंने। मैं राजा साहब, बड़े राजा साहब, भाई साहब मैं बुलाता हूँ उन्हें, इनके पिताजी, और क्या जाता है, बिकम अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली। उन घरों में माँ को बिटिया है, बहन है उनके साथ हूँ। लेकिन फाइनली कम टू थिंक इट, आज की शाम कम से कम मैं कह सकता हूँ कि वो एक शेर याद आता है, जगजीत गाया करते थे, मैं ख्याल हूँ किसी और का जी। और वो शेर मैं गलत पढ़ जाता हूँ अक्सर, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे छापता कोई और है। दैट इज व्हाट। तो वो शेर गलत पढ़ने में भी मज़ा आ जाता है, तो वो करता आया हूँ। एंड देन ये कि साहब का आज का कोरोनेशन, ताजपोशी हो गई मेरी किताब की, और ताजपोशी राजा साहब के होते हुए हुई।
वो बड़ी अच्छी बात है, इट्स अ कॉरोनेशन। और ताज पहनाने के लिए अब एक हेमा जी आ गई, तो वो ताज में जो कोहिनूर की जगह होती है वो पूरी हो गई उनके आने से। तो वो भी चलते आए थे। विशाल को खास तौर पे, विशाल आ रहे थे, रेखा को बुला लिया मैंने, दोस्त हैं सारे, सलीम साहब हैं, लुबनम हैं, सत्या भी हैं मेरे साथ, जो जिन्होंने, बिंदल साहब हैं, इनको बुला लिया। और दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ थिएटर मैंने बहुत शेयर किया है कि भाई कुछ गवाह मैं भी ले चलूं, क्योंकि मेरी गवाही भी तो कोई देगा। और वरना ये तो कहीं सारे के सारे ये तेंद्र की तरफ हो गए तो कान ही पकड़ेंगे, एक इधर से खींचेगा एक उधर से खींचेगा। तो मुझे गवाहों को साथ ले लिया, और तब भी बस वो शेर याद आता है। फिर एक और, मैं हमेशा गलत पड़ जाता हूँ, वो बात और है कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, मैं कुछ ऐसा खौफ लेके आया था। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा, गालिब ने तो कह दिया ना हुआ, मुझे लगता है कि हुआ और होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शायर, डायरेक्टर, पोएट, लिरिसिस्ट गुलजार साहब। शीन कैफ निज़ाम जी, विशाल भारद्वाज, प्रसन्न जोशी जी, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी, अरुण महेश्वरी जी, मालिनी अवस्थी जी, यहाँ पर उपस्थित सुभाष जी, मनोज जी, और आप सब भाइयों बहनों, सबका मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ पर इतने सारे कवि साहित्यकार बैठे हैं, वहाँ पर मुझे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है यतेंद्र जी ने। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने नहीं सोचा कि आप सबके बीच में मैं फिट होऊंगी कि नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट आई एम हियर विथ यू। आज की शाम एक ऐसी शाम, ऐसी एक शख्सियत के नाम है जिसने हिंदी फिल्म जगत के एक युग को अपनी कलम से पहचान दी। उनके बारे में जितना कहना, जो भी लिखना, बहुत कम है। अपनी कलम के माध्यम से संगीत जगत को एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीतों से महकाने वाले वो शख्सियत है गुलजार साहब। गुलजार साहब के नाम पे ये किताब आज रिलीज हो रहा है, हजारों राहें, और जिसे लिखा है यतेंद्र मिश्रा जी ने, जो खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, और इस किताब को इतना खूबसूरत ढंग से लिखा है जिसमें गुलजार साहब के पूरे यंग एज से लेकर पूरी यात्रा, उनकी लाइफ जर्नी ही हैज रिटन इन दिस बुक, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा बायोग्राफी पहली बार गुलजार साहब के ऊपर बनी है, और उनके बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा इस बुक के थ्रू। ये सिर्फ एक कवि नहीं, जस्ट नॉट ए पोएट, बट वो थोड़े दिन में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम किया, कहें बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों के बीच में, बाद में खुद एक डायरेक्टर बने। उनकी जर्नी ऐसी है। मैं बताऊंगी कि उनको एक पहली मुलाकात मेरी कभी हुई थी, अंदाज फिल्म की शूटिंग गुलमार्ग में हो रही थी, वहीं पे मैं पहली बार इनको मिली। वॉज ए वेरी यंग गुलजार जी, एंड ही विल बी हैविंग ए कैमरा इन हिज हैंड, एंड गुलमार्ग में जो शूटिंग हो रही थी, he will keep clicking pictures. My brother was also there with me, Jagan, remember him?
And it was then he was just a writer in that film. And then बाद में पता चला he is working as an assistant director, and then he is writing dialogues, then lyricist, and बाद में पता चला he has become a director also. तो उन दिनों में मैं शूटिंग कर रही थी कई फिल्मों में. तो you know what kind of film I was doing. Very interesting, very successful, very lot of fight sequences, action oriented films मैं कर रही. तो उन दिनों में मैंने देखा कि जीतू जी के साथ भी मेरा शूटिंग हो रही थी कई फिल्मों की. तो वो एकदम एक फोटोग्राफ देखा कि वो एकदम गुलजार जी जैसे लग रहे थे. ऐसे ये क्या. देन इट वाज परिचय उस फिल्म की. देन मेरे साथ जब शूटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा, आई सेड इट्स वेरी नाइस, वेरी. देन ही टोल्ड मी दैट टाइम कि आई एम गोइंग टू मेक ए फिल्म खुशबू, तो आई वांट यू टू वर्क इन दैट. आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे ज़रा हट के फिल्म करने का बड़ा मन था उस वक्त. और गुलजार जी के साथ पहली बार, मतलब एज ए डायरेक्टर. तो इट वाज द खुशबू वाज द वेरी फर्स्ट फिल्म. एंड बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है हाउ, बिकॉज दोज डेज वी हैव टू डू लॉट ऑफ हेयर स्टाइल, यू नो, लाइक all those heavy wigs and all we wear, and then that is how that look was. और यहाँ पे आए तो पहले तो no, you have to remove nothing. You be natural as you are. No wig, nothing. So you are my own hair. Yeah, that character demanded like that. So what is the character's name? Kusum का role, that Kusum is like that. देन मेकअप रूम में जाके देखा तो मेरा साड़ी क्या होगा. तो ऐसे सच अ सिंपल साड़ी, यू नो, इट्स नॉट अ मैचिंग ब्लाउज, जस्ट लाइक दैट. आई सेड आई वाज वेरी हैप्पी टू वेयर दैट, बट माय मदर वाज सेइंग थोड़ा ग्लैमरस होना चाहिए ना, बिकॉज देन ही सेड नो, नथिंग डूइंग लाइक दैट, यू हैव टू बी लाइक दैट. देन हेयर स्टाइल आल्सो, माय हेयर ड्रेसर जो भी बनाएगी बाल, देन ही विल से नो, रिमूव ऑल दिस. No backcombing, nothing. Just be as simple as possible. So makeup भी बहुत कम. So it was a little difficult for me to adjust, but बड़ा मज़ा आया. I started enjoying that. And then I had a habit of speaking very fast. फटाफट बोलती थी dialogue. तो ये कहाँ जाना है? He used to ask me, कहीं जल्दी जाना है क्या? I said हाँ, मुझे दूसरा शूटिंग में जाना. तो he will say, वो शूटिंग बाद में जाएंगे, पहले यू स्पीक द लाइन लिटिल स्लो और भी स्लो. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू, यू नो, ब्रिंग माय स्पीड लिटिल स्लो. लाइक एक गाड़ी ड्राइव करते हैं फास्ट तो स्लो करेंगे. देन आई लर्न दैट, एंड दैट वाज सो वंडरफुल. व्हेन आई सॉ ऑन द स्क्रीन, इट वाज रियली ब्यूटीफुल. So that is how I adopted the style. Yes, and then another one, I as a dancer I used to make my eyes a lot of expressions, especially with my eyebrows. कुछ भी बोला था, my eyebrows will first come out. So he said, no, eyebrow का retake. I said, dialogue तो slow बोला था, सब कुछ ठीक था, why again retake? Then he'll say, आपका eyebrow is dancing. Flat, don't know, eyebrow should not move. Then I used to control myself and speak, you know. And what a beautiful song we had, दो नैनों में आंसू भरे, है ना, all those lovely songs. And then घर जाएगी थर जाएगी, वो उसका एक शूटिंग हुआ था. तो normally we always have a dance director for any song, whether it is a song or a dance sequence. एक होता है हमेशा, डायरेक्टर के पीछे 1 2 3 बोलते रहेंगे. He said nobody is here. We had the shooting in Goa. और आउटडोर में शूटिंग कर रहे हैं. एंड देन ही सेड नो असिस्टेंट डायरेक्टर कोई भी नहीं है, आप अपने आप करो जो भी मूवमेंट करना है. तो आई बिकेम द कोरियोग्राफर माई सेल्फ. सो ही यूज्ड टू डायरेक्ट, ही वाज टेल मी ऐसे करना है. So it was very enjoyable to do such thing, you know, for the first time with him. उसके बाद of course I did the film Kinara. That was another experience. I played a dancer and who is blind. तो blind होने के लिए that expressions आएगा करके, I think he was very keen that I should wear a lens.
Then I tried my best, 2-3 डॉक्टर्स के पास जाके लेंस किया, लेकिन I could not even open my eyes after wearing the lens. I said, I can't do it. We thought that I will give the proper expression. So finally he agreed. So I think it came out well, isn't it? That is one. And then the film Meera, what a beautiful film we did, Meera. And of course, किनारा में ऐसा अच्छे गाने थे जो आज भी इतना पॉपुलर है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा. I think Lata ji is very favorite to us. And also, of course, all of us, we all love that song. गुलजार जी का कौन सा गाना अच्छा नहीं, सारे आंधी, any film you take, so beautiful, yes, made. And finally we did the film Meera. Meera का भी एक अजीब सा एक experience था हमारा. We both were wanting to do that film. That producer in between became little, financial problem he had. तो ऐसा लग रहा था कि पिक्चर कहीं बंद ना हो जाए. And इतना बड़ा डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर रविशंकर जी ने आके दिया है, lovely songs and all. But of course, why Lata ji did not do all that, story is all written by. उन्होंने इतना बड़े कलाकारों के बारे में लिखा है आपने, सोनाल मानसिंह, गिरिजा जी जैसे क्लासिकल सिंगर, लता जी के बारे में बड़े मुकाम, ऐसा बिस्मिल्लाह खान, इन सब के बारे में लिखना तो इज नॉट इजी. एंड टू राइट अबाउट गुलजार साहब इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इतने बड़े एक व्यक्ति के बारे में कौन लिख सकता है, उतना ही इक्वल लेवल का होना चाहिए जो यतींद्र जी इज ऑलमोस्ट देयर. आई विल से दैट ही हैज रिटन दिस बुक इज सो इंटरेस्टिंग टू जस्ट रीड. तो आई केप्ट सेइंग इन दैट बुक मेरा बारे में क्या लिखा है. So it was very nice. So thankful to you for writing something nice for me also. And then मीरा के फिल्म का भी एक अलग एक एक्सपीरियंस, बिकॉज इसमें तो थोड़ा बहुत आई मेकअप तो करने दिया था किनारा और खुशबू में, लेकिन मीरा में वो भी नहीं, नो आई मेकअप. आई हैव टू बी जस्ट प्लेन लाइक दैट, So I did that. But the result, you can see how beautiful and made that film. So I'm so blessed that I had opportunity to work with him. और सौभाग्य है कि ऐसे बड़े अच्छे फिल्मों में काम करने का मिला गुलजार जी के डायरेक्ट. इनका देश में कितने भी आजकल जो पीढ़ी के कितने भी, so many people are so fond of him. ये इतना लोकप्रिय हैं ये गुलजार जी, चाहे बच्चे हों या 5 साल का बच्चा हो या 25 years यूथ हो या 60 साल के बुजुर्ग हों. तो अलग अलग किस्म के गाने इतने अच्छे लिखे हैं गुलजार जी ने. लाइक बच्चे वाला इज लकड़ी की काटी पे घोड़ा, तो वो मुझे मालूम है वो गाना मैं येशा आना के साथ भी गाती थी और आज मेरे ग्रैंड डॉटर के साथ भी वो गाना गाते हैं. इट इज़ सो पॉपुलर. That song is so interesting, and all my maids also will start singing, and everybody, the whole house is very full of vibration of children there. Then Kajarare, so all the youth, I think we all loved it. इतना अच्छे गाने गुलजार जी ने लिखे हैं. और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, एक नूपुर एक टीवी सीरियल बनी थी जिसमें आई डिड द रोल ऑफ डांसर, एंड I was very keen that he should direct it, but इन्होंने बोला कि मैं डायरेक्शन है, you have to direct it. I said that is how I became a director suddenly from nowhere, because I was so much keen to do that a film on about a dancer. A serial 13 episode का बना था, बहुत सुंदर बना, लेकिन इन्होंने इंस्पायर किया कि you are a dancer yourself, so you know what you have to do. Because some other director I brought, then it was not working well. Then he said, you direct it yourself. So that was the inspiration he gave, and I became. So he has been a wonderful director and also a very good friend of mine, I will say. Time to time, समय के साथ बहुत सारे बातें हम बीच में करते हैं, कितने भी busy हों. So at one point after I settled down, I continuously worked
in films, but मेरा film सब थोड़ा सा कम हो गया था. So as an artist you feel little funny, you know, कि अरे इतना picture में मैं shooting कर रही थी, इतना film आती थी, अभी it is little slow down. What is going to happen now? So I just discussed with him. He said, you are in this horizon, you see the another horizon there. So you will be getting it now. You will be going there soon. So that is a kind of an inspiration for me. So, you know, that is what happened. So how I transformed myself from an actress, that continued, but as a dancer I continued. So many other things kept on coming in my life. So it is a great inspiration he has given to me. So he is an inspiration to the whole country, I will say, as a poet, as a writer. He has contributed so much to the whole industry, our film industry, and generally also. So we are very blessed to have you with us. मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे और बहुत लंबी आयु हो और हमेशा हमारे साथ में बीच में रहें आप. धन्यवाद. मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय सांसद हेमा मालिनी जी, गुलजार साहब, मैं दोबारा से कहता हूँ. मंचासीन मुख्य अतिथि जी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी, गुलजार साहब, विशिष्ट अतिथि श्री शीन काफ निजाम साहब, मुख्य वक्ता श्री विशाल भारद्वाज जी, आदरणीय श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह जी मिश्र जी, युवा लेखक यतीन्द्र मिश्र, प्रसून जोशी जी और आज की सभा में उपस्थित श्रोताओं. मित्रों, ब्रजरज मथुरा से पधारी माननीय सांसद, वरिष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगना, भारतीय सिनेमा की कालजयी शख्सियत, पद्मश्री अलंकृत सुश्री हेमा मालिनी जी, आप कला, साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा के लिए परिचित हस्ताक्षर हैं. आपका कलात्मक प्रस्तुतियों के लिए बहुप्रशंसित हैं. आपकी ढेरों उपलब्धियों के साथ साथ नॉर्वे सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है. आप ब्रजभूमि की अनन्य भक्त हैं. हाल ही में मीराबाई की 525वीं जयंती पर मथुरा में आपकी पहल पर विशेष आयोजन किए गए थे, जिसमें वाणी प्रकाशन ग्रुप गंभीर और बौद्धिक सहभागिता कर रहा था. भारतीय संत परंपरा में संत मीराबाई को समर्पित आज़ाद भारत में हुई कॉफी टेबल किताब, जिसकी आप प्रधान संपादक हैं. आज गुलजार साहब की जीवन और कला यात्रा पर आधारित यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक गुलजार साहब, हजार राहें मुड़ के देखी का लोकार्पण आपके द्वारा होगा. गुलजार साहब की फिल्मों में आपका अभिनय भारतीय फिल्म इतिहास में अनोखी कलात्मक जगह रखता है. हेमा मालिनी जी ने गुलजार साहब की फिल्म खुशबू, किनारा, मीरा, लेकिन में सशक्त अभिनय किया है और आज हम सब उनके अनुभवों को सुनने के लिए भी उत्सुक हैं. जी, अफसाना निगार, गीतकार, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, शायर, कवि गुलजार हमारे बीच हैं. ऑस्कर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे लेखन के लिए साहित्य अकादमी, संगीत के लिए ग्रैमी और गुलजार साहब के अलंकरणों की एक लंबी फहरिस्त है. गुलजार साहब ने वाणी प्रकाशन का संबंध लगभग 3 दशकों का है. यह अपने आप में उपलब्धि, तारीखी मिसाल है. हमारे लिए यह लम्हा किसी नेमत से कम नहीं कि हम आपके सानिध्य में हैं.
गुलजार साहब की हिंदी उर्दू में कोई 25 पुस्तकें वाणी प्रकाशन ग्रुप द्वारा शाया हुई हैं। नागरी लिपि में यह 16वीं पुस्तक है, जिसे लेखक और प्रकाशक के संबंधों का 16वां साल कहा जा सकता है। हिंदी उर्दू के शायर व वरिष्ठ एकेडमिक श्री शीन काफ निज़ाम साहब हमारे बीच जोधपुर से पधारे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निज़ाम साहब हमारे समय में उर्दू भाषा के विश्व प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। फिराक साहब का एक शेर यहाँ कहना उचित ही है। आने वाली नस्लें हमको याद करेंगे हम असरों, जब ये ध्यान पड़ेगा हमको तुमने फिराक को देखा था। निज़ाम साहब की 2 दर्जन से करीब शायरी और उर्दू आलोचना की पुस्तकें प्रकाशित हैं। साहित्यिक पत्रिका इस्तिफसार के प्रधान संपादक हैं। यह पत्रिका 15 वर्ष से निरंतर प्रकाशित हो रही है। निज़ाम साहब का एक शेर बड़ा प्रसिद्ध है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। खामोश तुम भी और मेरे होठ भी तो थे बंद, खामोश तुम भी और मेरे होठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। वाणी प्रकाशन से निज़ाम साहब का एक कविता संग्रह और भी हैं नाम रास्ते का और दीवाने गालिब प्रकाशित है। आपने इसका संपादन, विवेचन व रूपांतर किया है। साथियों, हमारे बीच अयोध्या से पधारे श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी हैं। आप अयोध्या राज परिवार के मुखिया हैं। वाणी फाउंडेशन के संस्थापक न्यासियों में से एक है। वाणी फाउंडेशन जो अनुवाद के लिए कार्य करता है, अनुवाद को बढ़ावा देता है। समाज कल्याण, सांस्कृतिक धरोहर व अयोध्या को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर नए रूप से प्रस्तुत करने का उल्लेखनीय योगदान है आपका। एक पिता के रूप में आज आपके लिए यह शाम और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यतीन्द्र के अथक परिश्रम का फल गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी आप सभी के समक्ष लोकार्पित होगी। आपके लिए प्रिय भाई विशाल भारद्वाज हमारे साथ हैं। आप संगीत मर्मज्ञ, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक हैं। गुलजार साहब को अपने प्रेरणा स्रोत मानने वाले विशाल भारद्वाज जी की यात्रा जंगल जंगल पता चला है गीत के साथ आरंभ हुई थी। आज अनेक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजे गए विशाल भारद्वाज जी शेक्सपियर व अगाथा क्रिस्टी की पुस्तकों पर सिनेमा का एक नया व्याकरण रच रहे हैं। और आज की शाम जिनकी पुस्तक गुलजार साहब के नाम है, यतीन्द्र मिश्र का स्वागत है। यतीन्द्र जी की वाणी प्रकाशन से 19 पुस्तकें प्रकाशित हैं और आज 20वीं पुस्तक प्रकाशित और लोकार्पित होगी। यतीन्द्र जी की पिछली पुस्तक भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता जी के जीवन पर आधारित लता सुरगाथा के लिए संयुक्त रूप से, मतलब प्रकाशक और लेखक को ये ऐसा ही पुरस्कार है जो दोनों को एक साथ मिलता है, स्वर्ण कमल सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा श्रद्धेय अप्पा जी, आदरणीय सोनल मानसिंह जी, बिस्मिल्ला खां, अख्तरी बाई फैज़ाबादी, अक्क महादेवी, कवि अज्ञे और शख्सियतों पर महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना और संपादित पुस्तकें यतीन्द्र जी ने की हैं। मैं एक संस्मरण बताना चाहता हूँ। 1999 में मुझे एक संस्कारी व उत्सुक बालक लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, स्वास जिसे कहते हैं, में पुस्तकों के बीच अपना रास्ता खोजते हुए दिखाई दिया। लगभग 25 वर्ष बाद भी यह युवांग उत्सुक भी है, सुसंस्कृत भी है और सबसे बड़ी बात, हम सभी को यात्री धर्म के साथ बांधे हुए है। यतीन्द्र का अपनी प्रत्येक पुस्तक को शिद्दत के साथ, निष्ठुरता के साथ अपनी ही लेखनी को खारिज करना और विनम्रता के साथ हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ अपने विचारों का सम्मान करना उनकी विशेषता है। इस क्रम में श्री यतीन्द्र के लेखकीय जीवन का एक बड़ा पड़ाव गुलजार साहब हजार राहों मुड़ के देखी का होगा।
15 वर्षों से अधिक यतीन्द्र व गुलजार साहब के बीच हुए संवाद और लगभग 4 वर्षों से संपादित यह पुस्तक एक प्रकाशक के लिए तीर्थ यात्रा जैसी होती है। हम सरस्वती के उपासक हैं, प्रत्येक पुस्तक प्रसाद मानते हैं। इस पुस्तक के एक एक शब्द को गुलजार साहब ने कई बार पढ़ा, विचार किया और आज उनके आशीर्वाद से पुस्तक हमारे बीच है। एक और सूचना, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक व अनुवादक सत्या सरन जी हमारे बीच हैं। गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने आज ही पूरा किया है और ये हमें आज सूचना मिली है। सत्या जी का स्वागत है। प्रसिद्ध गीतकार, समाज से जुड़े हुए मुद्दों को अपने गीतों से घर घर तक पहुंचाते हैं, श्री प्रसून जोशी हमारे बीच हैं। आपका बहुत स्वागत है। आज़ाद और विश्व गुरु बनते जा रहे भारत उनके शब्दों से एक सेतु बंधन तैयार करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सभा का संचालन श्री यूनुस भाई कर रहे हैं। आज की सभा का संचालन फिल्म इतिहासकार, ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत गंभीर लेखक पाठक यूनुस खान कर रहे हैं। साहित्य, फिल्म, संगीत और समय की नब्ज़ पर पकड़ रखने वाले, पहचान करने वाले युवा आलोचक यूनुस जी का स्वागत है। आप सभी का बहुत आभार। मैं अदिति से कह रहा था परसों, इसने कहा कि 500 से ज़्यादा की कैपेसिटी का हॉल है। मैंने कहा बम्बई में कितने लोग आएंगे, ऐसा ना करो 100 लोगों वाला हॉल करना। और आज जब सब आप लोग आशीर्वाद देने आए तो मुझे लगा कि ये छोटा पड़ गया और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत अहम है। आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय गुलजार साहब, आदरणीय हेमा जी, प्रसून भाई, विशाल जी, शीन काफ निज़ान साहब, मालिनी जी, अरुण जी, मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, और यहाँ बहुत सारे मित्र बैठे हैं, अगर नाम छूट जाए तो माफ़ करिएगा। अमीश भाई, अमीश त्रिपाठी जी, दिग्गज कलाकार श्री LK पंडित जी, मीता पंडित, तमाम सारे मित्र, सब लोग जहाँ से भी आए, मेरे दोस्त लोग, सबको प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ किताब में कह चुका हूँ। 2-3 बातें बस बताऊँगा आपको। किताब 20 साल पहले शुरू हुई और 14 साल इस तरह से लगे कि बीच में 7 साल का एक इंटरवल आया जब मैं आदरणीय लता जी पर मैंने काम शुरू किया। लता जी ने कहा कि मतलब मेरा मन था कि उनसे भी काम करूं, और गुलजार साहब की किताब पैरेलल चल रही थी। अब ये लगता था कि 2 काम साथ नहीं हो सकता। तो मैंने एक दिन गुलजार साहब से, बॉम्बे में मुलाकात में होती रहती थी, तो मैंने कहा कि सर दीदी पे भी काम शुरू किया है। तो उन्होंने कहा कि पहले उनका काम ख़त्म करो, वो मुझसे सीनियर हैं, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हैं। और जब मैं आया था लिखने तो मोरा गोरांग लैले उन्होंने गाया था, तो हक उनका है पहला, गुलजार साहब को याद होगा। और मैं तुम्हें एक इंटरवल देता हूँ, छुट्टी देता हूँ, तुम हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन पहले वो किताब आनी चाहिए। तो जब वो किताब आई तो गुलजार साहब ने उसका ब्लैक ब्लर्ब लिखा। मैंने उनसे ब्लर्ब के लिए कहा कि कुछ लिख दीजिए। तो मुझे लगा कि ढेर सारा कुछ लिख के भेजेंगे, गुलजार साहब ब्लर्ब पे आएगा। एक लाइन लिख के भेजा गुलजार साहब ने और लिखा, चांद उनका संगे मील है। और वही किताब में छपा और फिर गुलजार साहब ने आशीर्वाद दिया कि इस किताब को नेशनल अवार्ड मिले। 7 साल उस किताब में लगे, उस किताब को 7 पुरस्कार मिले। तो मैं दीदी से कहता था कि मैं 2-4 साल और एक्स्ट्रा काम करता तो शायद ज़्यादा मिल जाता। और इस किताब के आमुख में मैंने कुछ लिखा है, वो एक डिस्क्लेमर की तरह है। मैं कतई ये दावा नहीं करता कि ये गुलजार को समझने की मुकम्मल तस्वीर है, ना इस बात को लेकर कोई विचार मन में है कि इस किताब में जो कुछ भी शाया हुआ उतने से ही एक किरदार आकार लेता है। पूरी विनम्रता से कहना चाहूँगा, सबके अपने अपने गुलजार हैं जो उनके लिए उतने ही संपूर्ण हैं जितना कि उनसे मिलने वाला प्रेम उन्हें हासिल है। ये किताब एक युवा रचनाकार का नज़रिया भर है, उस शख्सियत को अपनी रचनात्मकता और प्रश्नों के साथ देखने का, जिसने खुद की कला में न जाने कितने प्रश्न खड़े किए और अपने ढंग से दूसरों को राहत देने के लिए कभी गीत, कभी शायरी, कभी कहानी, कभी नाटक, तो कभी फिल्मों से उसका समाधान प्रस्तुत किया। इस किताब के लिखे जाने के बाद भी
अभी बहुत कुछ बाकी है जिस पर नए ढंग से गुलजार विमर्श संभव हो सकता है। एक बड़े रचनाकार और इंसान की एक खासियत होती है कि उसे अपने समय में दर्ज करने के लिए जितने भी जतन किए जाएं, एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब लिखने वाले के शब्द सीमित हो जाते हैं, किरदार फिर भी रचे जाने के लिए बचा रहता है। ये किताब गुलजार साहब से इत्मीनान से संभव हुए बरसों में फैले आत्मीय संवाद, मुलाकातों, उनकी फिल्मों के अध्ययन, फिल्म गीतों की रचना प्रक्रिया, शायरी, नज़मों और कहानियों की अवधारणा पर व्याख्या के साथ जीवन संघर्ष के उन अध्यायों का पाठ भी है जिसमें बचपन, विभाजन, दिल्ली प्रवास, मुंबई में फिल्म जीवन की शुरुआत से लेकर एक ज़हीन और तजुर्बेकार शायर बनने की दास्तान मौजूद है। मुझे मालूम नहीं इस काम में कितना कामयाब हुआ, अलबत्ता ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी सोहबत के इन सालों ने बहुत कुछ सिखाया है, मुझे एक जिम्मेदार लेखक के तौर पर विकसित होने में मदद की है। और एक छोटा सा अंश, बहुत ही छोटा, जिससे किताब की शुरुआत होती है, वो पढ़ दे रहा हूँ। गुलजार साहब को अकीदत करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, आदरणीय हेमा जी को शुक्रिया करते हुए कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला और आप सब की नज़र है। एक आवाज़ है गुलजार, धुंध भरे रास्ते में आगे निकलती और जाड़े की धूप में खिली हुई, सफ़ेद की सादगी ओढ़े हुए एक ऐसे दरवेश जिनके लिए फुर्सत के रात दिन दरअसल नज़मों और गीतों में बटे हुए वो पल हैं जिनसे एक हरफन मौला कलाकार के दिल का पता मिलता है। उनकी रूमानियत के ढेरों खत हैं जो कब के लिखे जा चुके, मगर किसी शहर के लिए पोस्ट होने से पहले आज तक उनकी नोटबुक में पड़े हैं। जज्बात के रेशमी धागे से वे कभी न खत्म होने वाली उम्मीद की किताब का जिल्द सीते हैं। अक्सर शामों में दूर से टिमटिमाती रोशनी के पास जाने पर पता लगता है कि उस लौ की लालटेन में उनकी कलम की स्याही भरी हुई है। वो एक खानाबदोश किरदार हैं जो थोड़ी दूर तक नज़मों का हाथ पकड़े हुए चलते हैं और अचानक अफसानों की मंजरनिगारी में चले आते हैं। फिल्मों के लिए गीत लिखते हुए कब डायलॉग की दुनिया में उतर जाते हैं पता नहीं लगता। वे शायरी की ज़मीन से फिल्मों की पटकथाएं लिखते हैं तो अदब की दुनिया से लेकर फिल्में बनाते हैं। एक पुरकशिश आवाज़, समय को आईना बनाकर पढ़ने वाली जद्दोजहद, कविताओं की शक्ल में उतरी हुई सहल पर झुकी हुई प्रार्थना। आइए ऐसे अदीब की ज़िंदगी के पन्नों में उतरते हैं, कुछ सफ़हे पलटते हैं, कुछ बातें सुनते हैं। अपने दौर को हम इस तरह भी साहित्य और सिनेमा के एक सुखनवर की नज़र से देखते हैं। गुलजार साहब हैं और मुझे बहुत आभार करने का मौका है इस किताब के बनने की प्रक्रिया में विशाल भारद्वाज जी, प्रसून जोशी जी, नहीं रहे आदरणीय पार्श्व गायक भूपेंद्र जी, सलीम आरिफ भाई, लुबना सलीम जी, सब ने बहुत मदद की, मालिनी जी, जिन भी मित्रों ने पढ़ा देखा और जो गुलजार साहब के साथ जुड़े हुए थे उन सब के सलाह लेकर सबको स्क्रिप्ट पढ़ाकर मैंने किताब पूरी की। एक हफ्ते पहले आदरणीय हेमा जी ने मुझसे पूछा मुझे चीफ गेस्ट क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा गुलजार साहब की मैक्सिमम फिल्मों की आप हीरोइन रही हैं, खुशबू, किनारा, मीरा, लेकिन। और गुलजार साहब ने एक बहुत मज़ेदार बात बताई, जब लेकिन के कास्ट पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मुझसे दीदम, लता जी को दीदम कहते हैं गुलजार साहब, तो उन्हें दीदम ने कहा था बस एक शर्त रखी थी कि लेकिन सब आपके हिसाब से बनेगी, हेमा जी को ज़रूर कास्ट करना, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। तो इस किताब में आया है तो हेमा जी लेकिन में आई। और एक फिल्म देवदास जो धर्मेंद्र जी, हेमा जी और शर्मिला जी को लेकर गुलजार साहब ने शुरू की थी वो अधूरी रही। तो इस तरह से हेमा जी उनकी 4.5 फिल्मों की अभिनेत्री हैं, इसलिए वो बहुत मुफीद हैं कि वो यहाँ पे चीफ गेस्ट हों। मेरा बहुत सौभाग्य कि मुझे इस मंच पर आप सबके साथ साझा करने का मौका मिल रहा है। मुझे कोई गुमान नहीं है इतनी बड़ी डिग्नेटरीज मेरे ज़िंदगी में दोबारा शायद ना मिले। वो गुलजार साहब की महत्ता है कि उनको सब लोग ऑनर करने के लिए आए हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। गुलजार साहब की एक पंक्ति पढ़ूँगा कि उन पर और भी आगे काम होता रहे। वो कहते हैं, अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है,
अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो। धन्यवाद। मोहतरम गुलजार साहब, मोहतरमा हेमा मालिनी जी, भारद्वाज साहब, आपको सलाम करता हूँ। अरुण जी, जोशी जी, ये भी आपको सलाम करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत सलाम करता हूँ। गुलजार साहब का जिक्र करूँगा, उससे पहले मैं कुछ बातें इस किताब के हवाले से बहुत छोटे में अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ये इनकी नई किताब है यतीन्द्र भाई की, और इस किताब का हुस्न ये है कि ये उनकी शायद 5वीं या 6ठी किताब होगी जो एक मौजू पर लिखी गई है। क्रिटिसिज्म या ये चीज़ें आप जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। आदमी छोटे मोटे आर्टिकल लिखता है तो उसकी ज़्यादा कदर नहीं होती। आदमी एक विषय पर, एक मौजू पर जब किताब लिखता है तो उसका वज़न बनता है। इन्होंने जितनी बातें बताई, बिस्मिल्लाह खान साहब के मुतालिक किताब लिखी, बेगम साहिबा के बारे में किताब लिखी, लता जी के वगैरह वगैरह, सब जिसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन इसका हुस्न ये है कि एक शायर, एक कवि दूसरे कवि को देख रहा है, गरज के एक संवेदना संसार दूसरी संवेदना संसार में झांकने की कोशिश कर रहा है। और जब दो संवेदनाएं मिलती हैं तो उसका नतीजा जो होता है वो गुलजार साहब होता है। गुलजार साहब से उनकी अकीदत जग जाहिर है। इससे पहले उन्होंने गुलजार साहब के मुतालिक 2 किताबें भी एडिट की है। यार जुलाहे, यार जुलाहे जो है वो कबीर है, और पता नहीं कि गालिब और रविंद्रनाथ टैगोर के आशिक सादिक गुलजार साहब कबीर के इस कदर आशिक क्यों हैं। ये सवाल है जिसका जवाब उनकी रचनाओं से ही प्राप्त किया जा सकता है। मुझे ये कहने की इजाज़त दे दीजिए कि जो आदमी कबीर को जज्ब कर सकता है, उसे सीख कर सोख सकता है, इम्बाइब कर सकता है, वही आदमी गालिब को समझ सकता है। साहित्य या अदब या शायरी समझने की नहीं, महसूस करने की चीज़ होती है, और जब वो महसूस होती है तब वो शायरी होती है, वरना वो अक्ल की कुश्ती होती है। इस किताब में गुलजार साहब साहित्य और सिनेमा की सरहद पर खड़े, जो मैंने आपकी किताब से पाया कि साहित्य और सरहद पर खड़े रहने के बावजूद ये साहित्य को फिल्म के हवाले से और फिल्म को साहित्य के हवाले से समझते हैं। मसला ये है कि जो भी लिखा जाता है वो एहसास से लिखा जाता है, लेकिन जो पढ़ा जाता है वो अल्फाज में पढ़ा जाता है। कमबख्त मुसीबत ये है कि एहसास को अल्फाज में पढ़ना हर किसके बस की बात नहीं होती। चुनांचे ये एक ऐसा अलमिया है जिसे यतीन भाई ने तय करने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब हुए। एक कहानी में, कोई नहीं, ताली तो बाद में, हाँ, एक कहानी में कई किरदार होते हैं, हम सब जानते हैं। अक्सर ऐसी भी कहानियाँ जिनमें किरदार नहीं होते, लेकिन एक कहानी में कई किरदार संभव है, मुमकिन है। लेकिन एक किरदार में कई कहानियाँ होती हैं। अगर ये देखना हो तो गुलजार साहब को देख लीजिए। उसकी 2 वजह हैं, उसकी 2 वजहें। वो एक ही वक्त में कहानीकार भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं, स्क्रीन पे राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। और मेरा ख्याल है कि जो लोग यहाँ थिएटर में काम करते हैं वो बखूबी वाकिफ़ होंगे। मैं तो तमाशबीन हूँ, तमाशा नहीं हूँ। तो तमाशबीनों में मैंने ये देखा है कि अक्सर थिएटर वालों में, गुलजार साहब अब तो सुन चुके होंगे, कि ये झगड़ा होता है कि आखिर थिएटर या ड्रामा किसका मीडियम है, डायरेक्टर का या राइटर का। गुलजार साहब साफ कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ डायरेक्टर का मीडियम है। और ये लाख टके की बात वो है, जैसे राइटर्स एट वर्क एक किताब है जिसमें बहुत सारे फिल्म वालों के भी, और जयपाल सार्त्र का जो स्क्रीन प्ले की किताब है उसकी,
उसमें दर्ज है कि असल में वो डायरेक्टर का ही मीडियम है, और वो डायरेक्टर का मीडियम इसलिए कि वो जैसे मिसाल के तौर पर कि ये आदमी शब्दों से समझौता नहीं करना चाहता। अभी भी इन्होंने बताया कि एक शब्द रखा गया नशेमन, नाम नहीं लूंगा। म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा कि नशेमन किस जगह पर है, आप देखिए, लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ नशेमन ही रहेगा। और ये जो नशेमन का रहना है ये बड़ा आर्ट इन मानों में है कि मैं समझौता नहीं करूँगा। असल में एक कहानी होती है, जैसा मैंने अर्ज़ किया अभी, एक कहानी होती है, और जब कहानी में आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि पहले जो कहानी हम सुनते थे माओं से, दादियों से, दास्तान गों से, अब मुरारी बापू से सुनते हैं, तो पहले जो कहानियाँ हम सुनते थे उसमें हम ये है कि आँखों से दुनिया को देखते थे। अब कहानी सुनी कम जाती है, हालांकि कहने की आर्ट है वो, लेकिन हमारी, माफ़ कीजिए, हमारी माएँ और बहनें और दादा दादियाँ कहानी कहने का हुनर भूल चुकी हैं। अब वो पोगो और हंगामा देखते हैं बच्चे, वैसी बातें करते हैं। लेकिन अब जो कहानी लिखी जाती है वो कलम की कनखियों से कायनात का मुशाहिदा करना है। आप देखें कि एक लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ और एक लफ्ज़ जो मैं लिख रहा हूँ, आप जब सुनते हैं तो आपकी ऑडियो इमेज है, और जब आप उसे देख रहे हैं तो आपकी विजुअल इमेज है। इसलिए वो साहित्य, वो अदब जो पहले सबके लिए होता था, अब छपने के बाद एन इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक जाता है। तो हर ऐसी स्थिति में फ़न है क्या, ये बात मैं ख़ास तौर से गुलजार साहब की इस किताब के और उनको जितना मैंने नज़दीक से क़ुर्बत से देखा उसके हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़न है क्या। ये फ़नकार का अपने से किया हुआ वादा है जिसे वफ़ा करने के लिए वो ज़िंदगी भर जद्दोजहद करता है। और मैं समझता हूँ कि उम्र के इस मोड़ पर भी वो इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मसला क्या है कि ज़बान एक ऐसा मीडियम, ज़बान ही नहीं, ये सामने वाला भी, और वो भी जैसे गुलजार साहब हैं और हेमा जी उससे मुतालिक हैं, हमारे भाई वारदा साहब भी और आप भी सब मुतालिक। उसका मसला ये है कि वो जितना बताती है, वो मीडियम जितना बताता है उससे ज़्यादा छिपा ले जाता है। और ज़बान तो वो कमबख्त कि वो बताने से ज़्यादा छिपाने का आर्ट है, बताने का आर्ट नहीं है। हम समझ रहे हैं कि बता रहा है, उस बताने में बहुत कुछ है जो छिप गया है। उस छिपे को पा लेने का नाम ही एक अच्छा रीडर होना है। इसलिए अपने यतीन्द्र भाई, किसी ने कहा था, अंग्रेज़ी के बड़े मुफक्किर शायद जॉनसन ने कहा था कि किताब शुरू आप करते हैं, लेखक किताब को शुरू करता है, उसे ख़त्म पाठक करता है, और उसे मैंने ख़त्म किया, आप सब ने उसे अब ख़त्म करेंगे आप लोग। लफ्ज़ कम पड़ गए हैं। अभी मैं गुलजार साहब से गुजारिश कर रहा था कि लफ्ज़ कम पड़ गए हैं। क्यों लफ्ज़ कम पड़ गए हैं? क्यों चीज़ें बढ़ गई हैं। और जब चीज़ें बढ़ गई हैं तो आप सोचिए कि आज लफ्ज़ों के मानी बदल गए हैं। अब माउस के माने खाली माउस नहीं रह गए, विंडो के माने विंडो नहीं रह गए। आप देखिए किस कदर लफ्ज़ों के मानी बदल गए। वो इसलिए कि लफ्ज़ कम पड़ गए हैं, चीज़ें गायब हो गई हैं तो उनके लफ्ज़ भी गायब हो गए। बहरहाल ये एक दूसरा मसला है जिस पर फिर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो बात करेंगे। अभी तो सिर्फ ये कहूँ कि हमारे उर्दू के बड़े आलोचक हुए, नक़ाद, क्रिटिक हुए, उन्होंने कहा था कि हाली ने कहा था कि आदमी को, जो आपने कहा था कि गीतकार भी यहाँ बैठे हैं, तो जो गीतकार बैठे हैं उनके लिए हाली का पैगाम यह था कि जो आदमी शायरी करना चाहता है बेहतर है कि वो मादरी ज़बान में शायरी करे, अपनी ज़बान में शायरी करे। मैं मौलाना थे हाली गालिब की शागिर्द, हाथ जोड़ के कहता हूँ कितना अच्छा हुआ कि लोगों ने उनका कहना नहीं माना। अगर उनका कहना मान लेते तो न मंटो होता, न बेदी होता, न फैज़ होते, न इकबाल होता, और आप समझ गए होंगे कि एक आदमी और भी नहीं होता। वो भी कैसे होता, मादरी ज़बान तो। और मादरी ज़बान पे याद आया, मरहूम कालिदास गुप्ता रिज़ा बम्बई में गालिब के बड़े माहिर थे। वो कहा करते थे एक निज़ाम, अगर तुम्हें सही पंजाबी सुनना है तो गुलजार से सुनना। मैं कहा साहब ज़बान यार मन तुर्की नमी धानम।
मैं सुन के भी क्या करूँगा। लेकिन बाहर का ये बहुत बड़ा, इनके फिल्मी गानों पर बहुत सी बातें उन्होंने कर दी। एक बात से मैं अपनी बात फिल्म के हवाले से तकमील करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वो बात सिर्फ ये कि चांद पर हज़ारों गीत हैं। चांद एक ऐसी चीज़ है जो तसव्वुफ से लेके ज़ीन बुद्धिज़्म से लेके फिल्म से लेके ज़िंदगी से लेके सब जगह चांद ही चांद है। और चांद को कई तरह से लोगों ने याद किया। खुद गुलजार साहब ने कई जगह से इसका जिक्र भाई ने किया अपनी किताब में। लेकिन किसी बिरहनी ने चांद को ऐसा श्राप नहीं दिया होगा जितना गुलजार साहब ने अपने पहले गाने में दिया है। सुन लीजिए मिसरा, तुझे बदरी हटा के चंदा, चुपके से झांके चंदा, तुझे राहु लागे बे। अब बताइए, चांद को राहु लगना उस गरीब का कसूर सिर्फ ये था कि उसने बदरी लगा के उस सुंदरी को देखने की जसारतें बेजा की थी। तो ये जसारतें बेजा की इतनी बड़ी सजा कि तुझे राहु लगे, और राहु लगने का मानी आप सब लोग बखूबी समझते हैं। असल क्या है कि इनके लफ्जियात ऐसे हैं कि इन इमेज लफ्जियात में समाती नहीं। जैसे कई बार होता है कि समंदर की मौजें, आप कभी मुशाहिदा कीजिए इसी समंदर को, इसकी मौजों में इतनी तेज़ी और इतनी तवानाई और इतनी तलातुम अंगेज़ होती है कि समुद्र उन्हें झेल नहीं पाता। और जब उन्हें झेल नहीं पाता तो ज्वार वगैरह ये हादसे हो जाते हैं। इनकी ज़बान के बारे में इनके बाबा और मेरे मोहतरम पसंदीदा शायर अहमद अदीम कासमी उनके बारे में कहते हैं, और वो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि गुलजार की लफ्जियात दौरे हाजिर की उर्दू शायरी के बरअक्स कतई तौर पर मुनफरिद हैसियत रखती है। देखिए, लफ्ज़ तो वही हैं जो गालिब इस्तेमाल कर रहे थे, जो मीर कर रहे थे, जो आप और हम करते हैं। तमाशा ये है कि ज़बान तो मुआशरे की होती है, ज़बान तो समाज की है, लेकिन शायरी मुझे करना है तो आपकी ज़बान में मुझे अपनी बात कहने के लिए जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कत हर शायर को, हर अफसाना निगार को होती है। गुलजार ने उस ज़बान में से जो ज़बान पकड़ी है, जैसे बड़े लोग कहते हैं इनर लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज, वो ज़बान के अंदर की ज़बान, ज़बान के अंदर की ज़बान क्या होती है? एसोसिएशन होता है। और जो एसोसिएशन होता है दो लफ्ज़ों का, उसके मानी बदल देता है। मसलन ये सारी आंधी के गाने उठाइए और उनके बहुत सारे दूसरे गाने देखिए कि उन गानों को जो आपको गाने मालूम हो, लेकिन उसमें गाने नज़में मालूम होती हैं। जैसे वो मेरा कुछ सामान रह गया है, अब उस सामान को देखिए कि चीज़ों को, अशिया को उन्होंने चीज़ बना दिया। एक जज्बा है, भावना को भाषा में ढालते ढालते भावना को उन्होंने लफ्ज़ों के पैराए में ढाल करके एक पैकर बना दिया है। और उस पैकर के सामने हम सब मबहूत हैं खड़े हुए कि ऐसा भी हो सकता है किसी ज़बान के साथ। सुस्त कदम रस्ते, तेज़ कदम राहें, पत्थर की हवेली से वगैरह वगैरह। तो शाहिर वगैरह हमारे बड़े जो फिल्मी बड़े कवि थे, उन कवियों को हम कंटेंट से पहचानते थे। अगर एक आदमी सेंसिबल है तो उसे गुलजार के गीत सुना दीजिए, वो उसके लफ्ज़ों से 10 गीतों के बीच पकड़ लेगा कि ये गीत गुलजार का लिखा हुआ है, और वो पकड़ेंगे आप ज़बान से। तो ये उनका सबसे बड़ा कारनामा है। सन्नाटे शोर बहुत मचाते हैं, लेकिन सन्नाटे हैं क्या? उन सन्नाटों के शोर में से वो अपनी बात कहने का जो एक तन्हाई के अंदर का तख्लिया, आदमी अकेला है, उसके पास अकेलापन है, लेकिन वही फ़र्क है जो सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में है। उसको ढूंढने की कोशिश, एक अकेला इस शहर में आप होता ना वगैरह वगैरह। मैं कब तक आपसे गुफ्तगू करूँगा। मैं उन्हें 2 शेर के साथ, उनकी गज़ल के 2 शेर सुना के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पहला शेर उनका है कि बरे है रात के रेज़े। मैं उन्हें बेतौर शायर मानता हूँ। तो बरे हैं रात के रेज़े, कुछ ऐसे आँखों में उजाला हो तो हम आँखें झपकते रहते हैं। रात का रेज़ा कहना बहुत बड़ा काम, चांद चुभता भी है। रात का रेज़ा आँख में चुभ गया, यानी कि रात से हम इस कदर मानूस हो चुके हैं कि अब दिन में भी रात दिखाई देती है। और आखिर में गुलजार साहब, आप ही का शेर, आपकी नज़र, और वो इसलिए भी कि बच्चों पर लिखना, ये ख़ास बात भूल गया मैं कि ये आदमी जब ऐसे ऐसे, गालिब ने बच्चों के लिए मज़दरनामा ही लिखा,
शायरी नहीं की, आपने बच्चों के लिए भी शेर कहे। ये एक बड़ा कारनामा है कि बूढ़ा आदमी बच्चों को खिला तो सकता है, उनके लिए शेर नहीं कह सकता, क्योंकि उनके लिए शेर कहने के लिए उनकी संवेदना में डूबना पड़ता है। घोड़े से हथौड़ा और हथौड़े से घोड़ा और उसको दौड़ाना वगैरह वगैरह सारा। अब मैं उनका आखिरी शेर के आईना देखकर तसल्ली हुई, मुझे भी आप सब आईना है, आपको देखकर तसल्ली हुई कि हमको इस घर में जानता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई हमको इस घर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक्चुअली वो एक बरगद का पेड़ है और हम सब उनकी शाखाएं हैं, हम पत्ते हैं, हम गुलजार साहब के बच्चे हैं। तो अपने बाप के सामने ज़्यादा आप बोल नहीं सकते, फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि जो मेरी बातें हैं, ये यतेंद्र जी की जो किताब है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी सालों से यतेंद्र जी से बात हो रही है। और आज मैं उनकी किताब के जब सफ़े पलट रहा था तो मुझे उसमें ये गाना जो अभी पढ़ा इन्होंने कि और फिर यूँ हुआ, रात एक ख्वाब ने जगा दिया, वो गाना इतना रेयर गाना है। और उस गाने को जिस तरीक़े से ज़िक्र किया है यतेंद्र जी ने, तो मुझे, और मैंने उसके सफ़े पलट के देखे तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं गुलजार साहब के बारे में कि मैं उनके साथ 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पर मुझे उसमें वो नई चीज़ें पढ़ने के लिए मिल रही हैं कि अच्छा ये भी ऐसी बात है जो कि थी, जो कि मुझे मालूम नहीं थी। और जैसे एक रिडल है मेरे लिए कि मैं अब हर चीज़ में, ज़िंदगी में हर चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि अगर गुलजार साहब देखते तो कैसा देखते, या अगर वो सोचते तो उसके बारे में क्या सोचते। तो जैसे कि मैं अब उस उम्र में हूँ जिस उम्र में वो तब थे जब मैं उनसे पहली बार मिला था। मैं अब उस उम्र में हूँ जिस उम्र में वो तब थे जब उनसे पहली बार मिला था। मेरी आज वो एज है जब 90 में मैं गुलजार साहब से मिला था। वो तब भी उतने मैच्योर लगते थे, वो तब भी उतने समझदार लगते थे, और मैं आज भी, मुझे लगता है कि मैं तो इस उम्र में इतना बेवकूफ़ हूँ। तो हर चीज़ को उनके नज़रिए से देखना। और एक गुलजार साहब के पास एक एक आसमानी शक्ति है, ये आप लोगों को एक सीक्रेट नहीं पता है, एक चमत्कारी कुछ चीज़ है उनके पास। और उसके मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जब मैं माचिस का म्यूज़िक कर रहा था तो मैं बहुत इन्वॉल्व था उसमें, स्क्रिप्ट लेवल से लेके और उसके एग्जीक्यूशन तक, और बाद में बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि और मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, वही मेरी ज़िंदगी का मकसद था, मेरे पास मौका था, मेरे पास वो चांस था। तो उस दौरान गुलजार साहब ने एक बात कही कि तुम 5 साल बाद फिल्म डायरेक्टर हो गए, जो कि मुझे लगा कि मैं ना मेरा कोई शौक़ था डायरेक्शन में जाने का, ना मेरा कोई ऐसा मकसद था कि मैं डायरेक्टर बनूं। पर वो बात उन्होंने ऐसे एक प्रेडिक्शन की तरह बोली, और जो कि सच हो गई। एक्चुअली 5 साल बाद मैं फिल्म डायरेक्टर बन गया, और मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने वो कैसे उस चीज़ को महसूस किया था। मुझे बोस्की ने कई बार बताया है कि अगर उसकी सेट पे बारिश हो रही है तो वो गुलजार साहब को बोलते कि आप बारिश रुकवा सकते हैं क्या। तो गुलजार साहब बोलते कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद 10-15 मिनट और वेट कर लो तुम, और बारिश रुक जाती थी। तो ये गुलजार साहब हैं। और उनकी शायरी में तो खैर अभी शीन काफ निज़ाम साहब ने इतना खूबसूरत बोला है कि मैं क्या कहूँ उसमें। पर एक वक्त हुआ करता था कि जब मुझे उनकी शायरी पूरी याद थी, पूरी किताब। एक बूंद चांद आपके यहाँ से प्रकाशित जी, तो एक बूंद चांद जब मैंने पहली बार ख़रीदी थी तो मुझे एक नज़्म, आप मुझे एक लफ्ज़ बोल दें और मैं पूरी नज़्म सुना देता था। और उनकी शायरी में वो जादू है। और एक कमाल का है कि जैसे निज़ाम साहब ने बोला कि आप अल्फाज से पहचान लेंगे कि गुलजार साहब का कौन सा गाना है। मैं कहता हूँ कि वो गाने का मूड से आप पहचान लेंगे। कोई भी कंपोज़र हो, आप देखिए, वो चाहे मैं हूँ, चाहे ए.आर. रहमान हो, चाहे शंकर एहसान लॉय हो, चाहे अनु मलिक हो, आप ए अजनबी उनका गाना उठाइए तो गुलजार साहब का मूड, गुलजार साहब के गाने का मूड लगेगा। आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, शंकर एहसान, लगता है कि वो गुलजार साहब का गाना है। नाम अदा लिखना शांतनु मोहित्रा का, अनु मलिक का रोशनी से भरे भरे नैना तेरे। तो ये जो है
ये सब गुलजार साहब का मूड उसके ऊपर इतना आता है, उनकी शायरी का, उनकी शख्सियत का, उनकी सब उनका, वो तो गाना एक्चुअली उनका हो जाता है। मैं जब बॉम्बे आया था तो मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं एक गाना गुलजार साहब के साथ कर लूं, और अल्लाह मियां ने मेरी इतनी मुझे नवाजा कि मैं पता नहीं 500-700 गाने गुलजार साहब के साथ कर चुका हूं। मेरे पास भी अब हिसाब नहीं है इतने गाने, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना काम किया है 99% मेरे गाने गुलजार साहब के साथ हुए हैं। और मेरे फादर पोएट थे, तो घर में शायरी का माहौल था, फिल्मी गानों के बारे में बात होती थी, तो तोहे चांद लागे तोहे राहुल लागे बैरी तो बात होती ही थी। जो मेरा राब्ता जो बना गुलजार साहब के साथ, उनके गानों के साथ, जिससे कि मेरा एक ख्वाब हुआ कि मैं जब बॉम्बे जाऊं तो मेरा एक गाना गुलजार साहब के साथ हो जाए। वो जब मैंने पहली बार उनके जो एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि मुझे लगता है कि गुलजार साहब के बिना हिंदी फिल्म ये का म्यूज़िक ये होता ही नहीं जो हुआ है। जिस तरह की इमेजेस जो शायरी से जो गूढ़ इमेजेस आई हैं, और इतनी जो कि कॉमन, जैसे दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं, इन सूनी अंधेरी आँखों में आंसू की जगह आता है धुआं, जीने की वजह तो कोई नहीं मरने का बहाना ढूंढता है। उसके अलावा एक जो बहुत ही खूबसूरत था कि लोगों के घर में रहता हूँ कब अपना कोई घर होगा, उसमें एक एक्सप्रेशन है अंतरे में, जिसने मुझे उस वक्त हिला दिया था। और उस दिन मेरा ये अहद था अपने साथ कि मैं जाऊंगा और गुलजार साहब के साथ काम करूंगा। वो था, इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, दूजे के घर यूं लगता है मौजे पहने रहता हूँ। इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, दूजे के घर यूं लगता है मौजे पहने रहता हूँ, नंगे पाँव आंगन में कब बैठूंगा कब घर होगा, औरों के घर में रहता हूँ कब अपना कोई घर होगा। अब ये बात कहना कि ये एक तो ये इस एहसास को फील कर लेना कि मौजे पहन के अपने आंगन में कैसा लगता है जब ज़मीन ठंडी नहीं लगती, ज़मीन आपके तलवे से छूती नहीं है, उस एहसास को इससे मिलाना कि मुझे दूसरों के घर में ऐसा लगता है। और एक बात उस आखिरी में जो हमेशा एक सबकॉन्शियस में चलती रहती है कि सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। थैंक यू। आपको बहुत ये एहसास होता है कि ये ज़िंदगी आप पे बड़ी मेहरबान है जो आप ऐसे लम्हे का हिस्सा बन रहे हैं। ये आज की शाम कुछ ऐसी ही है। बचपन से जिन्हें देखते हुए हम लोगों ने ज़िंदगी में क्या कुछ खूबसूरत है, सिनेमा, कविता, संगीत, किरदार, ऐसी दो शख्सियतें यहाँ बैठी हैं और उनमें गुलजार साहब, आपको प्रणाम करती हूँ, और हेमा जी आपको प्रणाम करती हूँ, आप सभी आदरणीयों को प्रणाम करती हूँ। यतीन्द्र, वो मैं भाभी कहते हैं, वो हमारा देवर है, छोटा भाई है। इस पुस्तक से और आपके उनसे लगाव की पूरी बातें, पूरी चर्चा, उसकी यात्रा के कहीं ना कहीं हम सब लोग भी साथी रहे, जिसका किताब में जिक्र भी किया है यतीन्द्र ने। और यहाँ पर सलीम आरूफ साहब बैठे हैं जिन्हें मालूम है कि 10-12 साल से हमारी आपसे गुलजार साहब को लेकर कितनी बार बातें होती रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी हसरत दिल में पैदा होती है कि किसी को आप इतना चाहें, आप किसी की ऐसे परस्तिश करें कि बस आप उसे देखें, दूर से देखें, आप उन्हें पढ़ें, गुनें। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से इस पूरे शाम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। और मैं जब मोहित की, यतीन्द्र की किताब देख रही थी, इतनी खूबसूरत किताब है, इतने दिल से लिखी है। मेरे ख्याल में आप सभी लोग पढ़ेंगे तो कभी कभी एक इतनी जिंदगियां एक
इतने क्रिएटिव इंसान लोग इतनी जिंदगियां उसमें जी चुके होते हैं कि वे शायद खुद भी नहीं जानते कि वे किस किस दौर से गुजरे हैं। लेकिन ये मेहरबानी शायद गुलजार साहब के सभी आशिकों पर आपने की है, यतीन्द्र की उस किताब को पढ़ करके हम लोग दोबारा से उसे इश्क में ढल सकेंगे। मैं उस पीढ़ी की हूँ जब हमने परिचय, खुशबू, कोशिश, इन फिल्मों को देख करके एक ज़माने में जितेंद्र साहब से इश्क हो गया था हमें, सिर्फ इसलिए क्योंकि सफ़ेद कुर्ते पैजामे में जिस तरह से वो पेश होते थे वो आपका ही अक्स नज़र आता था उनमें, आप खुद उनमें नज़र आते थे। और जब बड़ी हुई, क्योंकि बचपन में अपने माता पिता के साथ देखी, जब जवान हुई तो वो फिल्में दोबारा देखी। जब मेरी बेटी जवान हुई तो मैंने उनको वो फिल्में दिखलाई। और टाइमलेसनेस जिसे कहते हैं, कालजयी रचनाकार वही होता है कि आप जब इन फिल्मों को देखें, जब उन गानों को सुने, जब उन किरदारों को देखें, तो आपको ये लगे कि ये हमने वाकई वो किताब थी जो उस तरह ढंग से उस समय पढ़ी नहीं, अभी पढ़ने में कोई नई बात नज़र आ रही है। मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको देते हुए, इतनी अच्छी आज यहाँ पर पूरी ऑडियंस यहाँ पर बैठी है। मैं आज आपने यहाँ बुला दिया, मुझे वाकई इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहूँगी गुलजार साहब, रोज़ सुबह, आज सोशल मीडिया का दौर है, आपको भी इस बात का इल्म होगा कि सुप्रभात आजकल आपको भी नहीं पता होगा कि आपके किस लिखे हुए शेर के द्वारा नीचे आपकी तस्वीर गुलजार साहब करके पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में आप रोज़ याद किए जाते हैं इस तरह से। क्योंकि मुझे लगता है आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ पे आप एक इतनी बड़ी उम्मीद हैं, जिसे कहते हैं ना क्लास। हम लोगों ने बहुत सारी बड़ी शख्सियतों को देखा, अपने सामने से गुजरते हुए देखा, लेकिन हम लोग इतने खुश नसीब हैं कि आप हमारे सामने हैं। एक बहुत बड़ी पीढ़ी, चाहे वो कलाकार हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, लेखक हो, शायर हो, सिनेमा आर्टिस्ट हो, गायक हो, आपको देखते हैं, सीखते हैं और आपसे नित प्रेरणा पाते हैं, आपकी खुददारी से, आपकी मौलिकता से। और बस हमारे जैसे बहुत सारे लोग आपसे इश्क करते, आप शतायु हो, यही। पहले तो यतीन जी, मुझे मालूम नहीं था मुझसे कुछ गुलजार साहब के सामने कुछ कहने के लिए बोलेंगे। मैं सोच रहा था कि मैं बैठूंगा और प्रणाम करूंगा और चला जाऊंगा, तो आई हैव नॉट कम प्रिपेयर्ड टू से एनीथिंग। और अक्सर क्या होता है, जब लेखक जो होते हैं वो मौका तलाशते हैं, तो कोई अगर बहाना मिल जाता है तो जो भी चीफ गेस्ट होता है उसका जिक्र करके फिर अपनी बातें करने लगते। तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, जब गुलजार साहब हों तो और किसी की बात कभी संभव ही नहीं है। लेकिन मैं यतीन जी की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो दीपक गुलजार साहब हैं, लेकिन जलाया है। थोड़ी देर के लिए सही आप आए थे और आपने उस दीपक को जलाया है, इसके लिए आप याद। और मुझे मालूम है वो कितनी प्रेम से दीपक जलाते हैं, और बहुत जो भी वो लिखते हैं, ही इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वर, क्लीन ऑब्जर्वर। आई हैव सीन हिम इन वेरियस मीटिंग। उसके बाद जो उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और मैंने पुस्तक अभी पूरी तरह पढ़ी नहीं है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक में भी वही रिफ्लेक्ट होगा जो कि अक्सर इनके कीन ऑब्जर्वेशंस होते। गुलजार साहब से कौन प्रेरित नहीं होगा। मैं तो एक बार कहा भी था, शायद कहीं कोट भी हुआ था, कि कई बार मैं जब बम्बई से परेशान होता हूं तो बम्बई को माफ़ कर देता हूं, इसलिए कि यहाँ गुलजार साहब रहते हैं। ये पहले भी मैंने कहा है, और ये सच बात है। देखिए, एक नदी है, उसमें एक व्यक्ति तैर रहा है, जूझते हैं लोग यहाँ पर, कोई शक। उस नदी में जो तैर रहा है, उस व्यक्ति से अगर आप ये पूछे कि नदी का स्वभाव क्या, कहेगा नदी बड़ी आक्रामक है, वेरी एग्रेसिव, आई एम फाइटिंग, इज अ फाइट, यू आर ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। आप लहरों के विपरीत आप तैर रहे, तो आपको आक्रामक लगती है। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है, और उससे आप पूछते हैं कि नदी क्या है।
की नड़ी तो बड़ी शांत है, मैं तो ध्यान लगा रहा हूँ, मैं तो बैठकर यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ, ये नदी तो मैं साक्षी भाव से इसको देख रहा हूँ। वही नदी है। गुलजार साहब की नदी में हमेशा एक शांत नदी हमें दिखाई देती है। मैंने कभी भी उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में, उनकी बातचीत में, उनकी शख्सियत में कड़वाहट नहीं देखी। इतने समय के बाद कौन से संघर्ष थे गुलजार साहब ने? ऐसा लगता है कि गुलजार साहब संघर्षों से गुजरे ही नहीं। उनको देख के ऐसा लगता है। ये उनका स्वभाव है, ये उनकी पर्सनैलिटी है कि जितनी बार आप उनसे मिलें आप पॉजिटिविटी से भर कर आते। और ये मैं बातें दिल से बोल रहा हूँ, कोई सोच नहीं रहा हूँ। जो मुझे गुलजार साहब से मिला है वही आप तक पहुंचाने की कोशिश। गुलजार साहब से जितनी भी थोड़ी देर के लिए मैं मिलूं, चाहे वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक बरगद के पेड़ के नीचे उनको अपनी नई रचनाएं सुनाऊं, या बच्चों के साथ कोई सेशन हम ले रहे हो, बातचीत करूं, आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड हिम लाइक यू आर फिल्ड विद द पॉजिटिव एनर्जी फॉर लाइफ। ये जिंदगी इतनी खराब नहीं है, लोग इतने बुरे नहीं हैं, धूप इतनी कड़ी नहीं है, कहीं पर छाया है, कहीं पर इंसानियत है, कहीं पर खूबसूरती है, कहीं पर वो गुड़ की डली है जो मुंह में घुलती है। और वो गुड़ की डली गुलजार साहब अक्सर जाते समय आपके हाथ में रख देते हैं, आपकी हथेली में, और आप उसको। गुलजार साहब, अगर जिन्होंने पतंग उड़ाई है, मैं गुलजार साहब को देखकर ये उस वक्त भी ये सोच रहा था, और विशाल जी बैठे हैं, विशाल जी खुद इतना अच्छा लिखते हैं और गुलजार साहब से प्रेरित होकर लिखते हैं, और बार बार कहते हैं कि मैं गुलजार साहब से प्रेरित हूं। मैं भी एक बार बार कहता हूं कि गुलजार साहब से कौन प्रेरित नहीं हो। मैं कह रहा था कि हम जब पतंग उड़ाते हैं तो कुछ पतंगें इधर उधर लड़ती नहीं है, लेकिन हमेशा आसमान में नजर जाती है एक पतंग होती है जो ऐसा लगता है हमेशा से वही थी, ठहरी हुई सी बीच में आती है। और हम रामपुर में रहते थे, उसे कनकौआ कहते थे, बड़ी पतंग। वो देखो और वहां जाना है उस पतंग को लेके। वो एक ठहरे हुए व्यक्तित्व की पहचान है वो पतंग। गुलजार साहब वो पतंग जो मुझे ऑलमोस्ट लगता है कि आसमान का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि वहां हमेशा थी और हमेशा रहेगी। कल्पना करना मुश्किल है कि हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें और गुलजार साहब उसके पर्याय ही है। ऐसा लगता है कि ही वॉज देयर एंड ही हैज टू बी देयर। यहाँ के होने की शर्त है कि गुलजार साहब वहां हों, और गुलजार साहब आपको रहना ही होगा किसी न किसी तरह से हमारे बीच, व्यक्तित्व के रूप में, शरीर और भावनाओं के रूप में, और कृतित्व के रूप में, आपकी कृतियों के रूप में। और मुझे लगता नहीं उसकी अनुगूंज कभी समाप्त हो सकती। मुझसे कहा था कि कोई रचना मैं एक दो पढ़ दूं, तो गुलजार साहब आपसे ही प्रेरित, यही जो कह रहे थे, खुल के मुस्कुरा ले, सुना देता हूं आपको आपकी दिखाई दे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। बूंदों को धरती पर साज़े बजाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। एक और रचना जो मैं जिससे समाप्त करूंगा अपनी बात,
कि गुलजार साहब हैं यहाँ पर, जब भी मैं करता हूँ इस बात का, गुलजार साहब का, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की छलक रोशनी फर्श पे बिखरे मुमकिन। पर्वत के माथे से उतरे एक पगडंडी बने विशाल नदी सागर से मिलने जाए मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पर एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर हंसता जाए मुमकिन। ख्वाबों को आंसू नहलाना और फिर धुले धुले ख्वाबों को देखना, फिर से देखते जाना मुमकिन है। एक मासूम सा कागज, एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की एक सफर पे चलते जाना मुमकिन है। जंगल से एक हवा का चलना, आबादी से गुजर गुजर कर मन की खिड़की पर आ जाना, ताजा सी उम्मीद जगाना मुमकिन है। रस्सी बांधें और सब खींचें, आसमान को जमीन पे लाना मुमकिन है। हाथ बढ़ाना बादल छूना, हाथ बढ़ाना बादल छूना और निचोड़ के एक बादल से होंठ पिघाना मुमकिन है। एक सच्चे से सुर की उंगली थाम के बढ़ना और नवेली सरगम गाना मुमकिन है। सब कुछ गुलजार साहब करते रहे हैं। बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना, बीचों बीच, सुभाष जी, बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना, रूह तलक फिर सुलगते जाना मुमकिन है। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन है। हम लोग भूल जाते हैं जब खुशी के क्षण होते हैं कि कहीं दुख भी है। घने दरख्तों के साये में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन। घने दरख्तों के साये में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है। खिली खिली सी धूप की रुत में सर्द रात की टीस सोचना मुमकिन है। हेमा जी, चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। झील में जाकर उसके दिल की गहराई से खामोशी की वजह पूछना मुमकिन। एक दीपक का तूफानों से आओ खेलें कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है। प्यास हजारों पर एक विश मुमकिन है। गुलजार, थैंक यू वेरी मच। शाम की सबसे निष्ठुर क्रिया मुझे सौंपी गई है। इस शाम का समापन नहीं हो सकता। हम किताब वाले लोग हैं, शब्दों से प्रेम करते हैं, इस प्रेम की पाती में अपना जीवन पिरोते हैं। आज इस मुबारक मौके पर मुझे परम आदरणीय श्री गोपी चंद नारंग जी याद आते हैं। मुझे उनकी अंतिम किताब पर काम करने का मौका मिला था और उनकी एक वाक्य है जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, और वो गुलजार साहब को समझने के लिए मुझे लगता है बहुत मौजू हैं। उन्होंने कहा कि गुलजार जैसा सीखने वाला भी कोई नहीं है और सिखाने वाला भी कोई नहीं है। अपना दादा समझ के जो डांटे डांट खाती रहना, वही चल रहा है। आपका साथ एक आशीर्वाद है सर, बहुत धन्यवाद। वाणी की धरोहर है और 61वें वर्ष में वाणी प्रकाशन युवा और ऊर्जावान आज के इस कार्यक्रम के बाद महसूस कर रहा है। गुलजार साहब, हजार राहें मुड़ के देखी कि इस बेहद खूबसूरत शाम आप लोगों से सजी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है हम में से बहुत लोग ये चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक आगाज़ नहीं हुआ, एक स्टैंडिंग ओवेशन फॉर आवर डियर गुलजार साहब। आप सोच लीजिए कि उन्होंने जीवन में कितने लोगों की दिलों में खुशियाँ बांटी हैं, उनको राहें दिखाई हैं, मार्गदर्शन दिए हैं, जिनके बारे में, जिन्होंने अपने सबके जीवन के बारे में, सुख दुख हर चीज़ के बारे में लिखा है। उनके बारे में लिखना एक बहुत ही
मुश्किल काम था और वो आज काम हो गया है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जतेंद्र शर्मा जी को, जिन्होंने गुलजार साहब के बारे में लिखा, उनकी जीवन यात्रा में लिखा के बारे में लिखा, और मैं ये किताब बड़े चाव से पढ़ना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी पढ़िए। धन्यवाद। मेरे लिए बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत ब्लेसिंग है गुलजार साहब की और उनके तमाम उनके साथ जुड़े लोगों की, फैमिली की, कि मैं ऐसा काम कर पाया। लता जी की, जो उन्होंने बहुत प्रेरित किया। आज 20 सालों की मेहनत और 14 सालों की वजह से, और हमारे पब्लिशर अरुण जी के कारण, जिन्होंने इतना प्यार और सहयोग दिया, किताब बन गई और अब वो रिलीज़ हो रही है। और मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि गुलजार साहब के जीवन को ऑथराइज ढंग से प्रामाणिक जीवनी के तौर पर हम लोग पेश कर पाए। सर, जिस तरह गुलजार साहब ने स्टेज पे कहा कि बहुत सब के साथ आपने रखा, क्योंकि 17 साल उन्होंने आपके साथ बिताए और उस बीच में बहुत कुछ उन्होंने आपको डांटा भी होगा, गुस्से भी दिखाए होंगे, इतने पेशेंस के साथ। मुझे लगता है कि अनुभव होता है, अनुभव से सीखता है आदमी। डांट खाने से, गुरुओं के चरणों में बैठ के आप कुछ समृद्ध होते हैं। खुद गुलजार साहब ने अपने गुरु बिमल रॉय से, ऋषिकेश मुखर्जी से डांट खाए होंगे तो इतने बड़े आदमी बने। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे बड़े लोग, ऐसे गुरुजन डांटते रहें, जिससे मेरा जीवन भी बन जाए। जिस तरह इस बुक का मैंने एक पेज पढ़ा, उसमें आपने बहुत खूबसूरती से अयोध्या राम मंदिर के बारे में भी लिखे हैं, उनके जर्नी के लिए। तो 21 जनवरी को अयोध्या की बात अयोध्या में करें, अभी राम मंदिर की बात अयोध्या में करेंगे। गुलजार साहब की बात, गुलजार साहब की जीवनी प्रकाशित हुई है। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं एक प्रामाणिक जीवनी का अंग बना। 14 साल की मेहनत रंग लाई और गुलजार साहब की जीवनी हम आज ला पाए। हेमा मालिनी जी का, प्रसून जोशी जी का, विशाल जी का, सबका आभार, सुभाष घई जी का, कि सब लोग आए, तमाम सारे लोग आए और उन्होंने हमें मौका दिया और ये किताब आपके सामने। आगे किसकी जर्नी? अभी तो गुलजार साहब की किताब को एंजॉय करेंगे। लता जी का काम पहले किया था, फिर अभी देखते हैं कि हमारे पाठक कैसा पसंद करते हैं। गुलजार साहब युवाओं से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है उनका यंग जनरेशन के साथ, तो मुझे लगता है कि युवाओं में और सीनियर्स सब में ये किताब पसंद की जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज ये किताब लोकार्पित हुई। धन्यवाद। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे बुक के लिए? किताब पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा गुलजार साहब के जीवन के बारे में जानें, यही सबसे बड़ी बात होगी। देखिए, हर किताब अपने आप में एक चैलेंज होता है, हर किताब अपने आप के एक सवाल रखती है, हर किताब के साथ आपको गुजरना पड़ता है, तब वो किताब बनती है। ये तो एक किताब है, ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो हम लोग तैयार करते हैं। किताबें बेचने वाली दुकानें खास होती हैं, यहाँ जज्बात मिलते हैं, यहाँ समानात, यहाँ आदमी को इंसान बनाने के समानात मिलते हैं। ये किताबों की दुनिया एक अलग किताबों की दुनिया होती है। इसमें हर चीज़, हर शब्द क्रिएटिव होता है, सृजनात्मक होता है, नया होता है, उसे नया तराशना पड़ता है। किताब के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक, शुरू के पेज से लेकर आखिरी पेज तक, कोई पेज हो उसको आपको तराशना पड़ेगा, तभी वो किताब बनती है। किताब छपना बनना एक जटिल प्रक्रिया होती है ये, लेकिन सबको मिलने के बाद ही होता है। इसमें लेखक मिलता है, इसमें प्रकाशक मिलता है, इसमें ऐसे हमारे बहुत सारे वो लोग हैं जो किताबों के लिए अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, हमारे एडिटर्स होते हैं, तभी किताब बनती है। किताब बनना कोई सरल, इस किताब के साथ ये 20 साल की जर्नी है। 20 साल की जर्नी कम नहीं होती। आदमी बच्चा होता है, युवा हो जाता है, युवा होता है, नया नव प्रौढ़ बन जाता है। तो ये किताब ऐसी ही किताब है, जब ये किताब का काम शुरू किया गया और आज तक भी इस किताब में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम अभी और भी होने हैं। इसके नए संस्करण आएंगे, उसमें भी नई और भी चीज़ें होंगी। तो इसलिए किताब का बनना एक साधारण प्रोसेस नहीं होता है। इसमें एक लेखक का जीवन लगता है, इसमें एक प्रकाशक का पूरा समय लगता है। इसमें कम से कम एक जब किताब छपती है तो 12-13 क्रिएटिव लोग होते हैं, तब एक किताब बनती है। तो और हर पन्ना इसका एक अपने आप में अलग दास्तान रखता है। तो ये किताब जब से शुरू हुई है, अब से लेके बहुत सारी विघ्न बाधाएं आई, बहुत सी समस्याएं आई। किताब तैयार होने में बहुत कुछ प्रक्रिया से गुजरी और आज किताब महत्वपूर्ण तरीके से, साफ तरीके से आपके हाथों में है। और भी ऐसी किताबें आती रहेंगी, आप सब स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में साहित्य, सिनेमा, संगीत, लेखन
सबको मिला जुला करके एक ऐसी शख्सियत हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे सामने हैं, जिनसे हमारी पीढ़ी से लेकर आज तक की नौजवान पीढ़ी सीख रही है। उनके सिनेमा को देखकर सिनेमैटिक सेंसिबिलिटी, उनके लेखन को पढ़ कर के शब्दों में किस तरह से जादू पैदा किया जा सकता है। गुलजार साहब अपने आप में एक किताब हैं और गुलजार साहब ने इतने रंगों को जिया है कि समग्रता से उनको जानने समझने के लिए वाकई एक किताब आनी चाहिए थी। और जैसा कि आज इस किताब के लॉन्चिंग में पता चला है कि यतीन्द्र मिश्र जी ने 14 बरस लिए इस किताब को सामने लाने में, तो जैसे धीमी आंच पे खाना पकता है, उसी तरह से इस किताब का भी आप यदि देखें तो उनकी पूरी जो जर्नी है, शुरू से लेकर के मुंबई आने की पूरी स्ट्रगल, और साथ में पूरे 7-8 दशकों की जो पूरी उनकी यात्रा है मुंबई में, जहाँ पर वो उनकी गति एक निर्देशक होने पे नहीं रुकती, एक गीतकार होने पे नहीं रुकती, मुसलसल एक लेखक होने के रूप में जारी है। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम जिसमें आज ऐसे ऐसे लोग भी आज शुमार थे जो उनसे जुड़े रहे हैं, ख़ासतौर पे हेमा जी, जिन्होंने आज अपनी ज़िंदगी का भी एक बहुत बड़ा उनको क्रेडिट दिया गुलजार साहब को कि कैसे उनसे उन्होंने प्रेरणा ली कि वो अपनी कला धर्मिता नृत्य नहीं छोड़ेंगी। साथ में विशाल जी वहाँ पर थे जो कि उनके पूरे दिन रात के साथी हैं, प्रसून जोशी जी, और मैं बस यही कहूँगी यहाँ पे मनोज जी थे, अमीश त्रिपाठी जी थे, बहुत सारे ऐसे लोग, सलीम आरिफ जी जैसे, जो गुलजार साहब को, और हमारे जैसे न मालूम कितने लोग जो उनको बचपन से उनकी इबादत करते आए, उनसे मोहब्बत करते आए हुए हैं। आज उनको सुनना जो उन्होंने आखिर में बोला, और इस किताब के लॉन्चिंग के बहाने सब लोगों का गुलजार साहब को जीना बहुत खूबसूरत। मैं वाणी प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज यहाँ तैयार किया जो टाइमलेस है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर के रूप में काम करेगा। बहुत बहुत मुबारक। आई थिंक बिकॉज उनकी जो ज़िंदगी है एक किताब में तो शायद नहीं आ पाएगी, पर वो जो इन्होंने लिखा होगा ज़रूर वेरी इंटरेस्टिंग एंड बी वेरी नाइस टू सी कि एक जो राइटर हैं और गुलजार साहब जैसे राइटर, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखा गया है, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। सबसे बड़ी चीज़ तो किताब लफ्ज़ियत एक ऐसा शब्द है, किताब से संबंधित कोई भी चीज़ होती है और छपे हुए शब्द से संबंधित कोई भी चीज़ हो, अल्फाज से संबंधित कोई चीज़ हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। आज के दौर में जब सब कुछ सोशल मीडिया हो गया, लोग पढ़ते नहीं हैं, लाइब्रेरीज बंद हो रही हैं, मैगजीन्स बंद हो गई, उस वक्त कोई किताब आती है तो उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। मैं तो खुद चूँकि कलमकार हूँ, कवि हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। किताब जब गुलजार साहब पे है और यतीन्द्र लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पे बड़ा कमाल का मौका था। और मैं समझता हूँ कि ये किताब पाठकों को बहुत ही न केवल पसंद आएगी बल्कि उनके ज्ञान को भी पुष्ट करेगी। देखिए, हम गुलजार साहब के कौन से को देखें, हम लोग गुलजार साहब के बचपन से मुरीद हैं उनसे, और मतलब उनकी फिल्मों से, उनको पढ़ के, उनके साहित्य से, उनके गीतों से, उनके गज़लों से, उनके नज़्मों से बहुत कुछ सीखा है। और मैं खुद भी लिखने लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक किताब लिखी जिसका क्या कहें, भूमिका गुलजार साहब ने लिखी थी, और मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज उनके बारे में जो बहुत सारे सवाल थे, मुझे लगता है इस किताब के ज़रिए हमें मिल जाएंगे। शुक्रिया। चांद पे चाय मेरी, हाँ, 1 साल से थोड़ा ऊपर वक्त हो गया, और 2 एडिशन आ चुके हैं उसके। अरे वाणी प्रकाशन के साथ मेरा अनुभव आज का नहीं है। मतलब एक तरह से मेरी किताब चाहे पहली दफ़ा छपी हो, लेकिन हम लोग वाणी प्रकाशन को कब से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो उसी जिस प्रकाशन की इतनी सारी किताबें आपने पढ़ी हों और जिसके ज़रिए आपको बहुत बढ़िया साहित्य से साक्षात्कार हुआ, वहीं से आपकी किताब छपे, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मुझे लगता है साहित्य हमें पढ़ते रहना चाहिए। साहित्य हमें, कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। तो अगर हमें पुराना वक्त जानना है तो साहित्य की पुरानी कृतियों को पढ़ें, और अभी नया जो साहित्य लिखा जा रहा है उसे भी पढ़ें।
एक्चुअली गुलजार साहब के बारे में कोई क्या कह सकता है, यहाँ पर रहना, उनसे मिलना, उनके नज़म सुनना, उनके मुंह से शब्दों का उच्चारण होना, आई थिंक यही एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मुझे लगा। आई थिंक हम जनरेशन बहुत थैंकफुल होने चाहिए, ग्रेटफुल होने चाहिए कि हम एक ऐसे जनरेशन और एक ऐसी ईरा में हैं जहाँ पर गुलजार साहब जैसे लोग हैं, और जो वो बोलते हैं ना, वो जज्बातों के धनी तो हैं ही, और आज मुझे पता चला कि वो शब्दों के भी धनी है, और ये शब्द जैसे वो बोलते जा रहे थे मन को छूता जा रहा था। एंड आई थिंक I'm a great fan of his. The whole nation is, and I'm sure there are the world knows Gulzar Sahab, and I'm very fortunate enough to be in this generation and witness his legacy. Thank you so much. किताब बहुत अच्छी हुई है, वो इसलिए ही नहीं अच्छी हुई है कि मेरे बेटे ने लिखी है, बल्कि जिनके बारे में लिखी है गुलजार साहब, उनकी वजह से किताब अच्छी हुई। क्योंकि गुलजार साहब सिर्फ लेखक ही नहीं, कवि ही नहीं, निर्देशक, प्रोड्यूसर, नाटककार, कथाकार, बच्चों के लिए गीत लिखने वाले, सब कुछ है। तो जब किरदार बड़ा हो तो किताब भी बड़ी हो जाती है। तो मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ गुलजार साहब का कि उन्होंने मेरे बेटे को 14 साल का समय दिया किताब लिखने के लिए। 2024 की शुरुआत हो चुकी है, उसी के साथ हमारे गुलजार साहब के साथ हमारी शुरुआत हुई है। गुलजार साहब मतलब यहाँ दिल में हमारे बसते हैं। मैंने उनको बोला भी सर कि हम आपको देखकर जीते हैं, और सर ने जो जितने गाने लिखे हैं, जो उनकी रुबाइयाँ रही हैं, वो आई थिंक बच्चा बच्चा जानता है। जनरेशन बदल जाएगी, कुछ भी बदल जाएगी, इंसान कितना भी हाईटेक बन जाए, बट हम गुलजार साहब को नहीं भूल सकते। और उनकी जो ये बुक अभी लिखी गई है यतीन मिश्रा जी के द्वारा, बहुत ही ख़ास है, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, और मैं ज़रूर पढ़ूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आपको और जानना है उनके बारे में तो बिल्कुल पढ़िए। और हेमा मालिनी जी जो हमारी चीफ गेस्ट थी इस फंक्शन की, तो उन्होंने बहुत ऐसी अच्छी मतलब किस्से सुनाए जो हमने आज जिए हैं। तो इससे अच्छा बॉलीवुड के लिए क्या हो सकता है कि इतने सारे सितारे, इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे लोग, हमारी रेखा भारद्वाज जी से लेकर विशाल भारद्वाज जी, हमारे बहुत मतलब नामी गिरामी लोग, ये सब एक मंच पे थे, और इससे अच्छा मेरे लिए पल हो नहीं सकता। मैंने इस पल को आज बहुत दिल से जिया है। थैंक यू। देखिए, ये अरुण माहेश्वरी जी वाणी प्रकाशन वाले जो हैं, ये इनका बड़ा शौक है। किताब इनका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, हमारी किताबें भी इन्होंने शाये की है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अब रही गुलजार साहब की शायरी के बारे में, तो गुलजार साहब की तो बहुत सारी किताबें इन्होंने शाया की, आपने देखी होगी। और यार जुलाई जो इनकी हिंदी में है, उसका उर्दू की दिबाचे का तर्जुमा हम नहीं किया, तो उनकी कविताएं बहुत उस तरह की हैं कि अलग हैं बिल्कुल। गुलजार की कविताओं और शायरी के कहूँ तो उनकी नज़में बिल्कुल अलग हैं, और उनकी नज़में पढ़कर के एहसास होता है कि एक नया एहसास जो है वो लफ्ज़ों में आया है। वाणी प्रकाशन इसके लिए यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहक़ है, और जिसके लिए अरुण जी और अदिति, ये सब ही मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। गुलजार साहब का काम मरसूफ़ है, मारूफ है। और अपने अंदाज में कहे। देखिए, गुलजार साहब के बारे में क्या कहना है, मतलब ही इज़ ए वेरी गुड पोएट। वो जितने अच्छे शायर हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन यतीन मिश्रा की ये किताब अभी पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितने पन्ने पढ़े हैं उसमें हर पन्ने पर कुछ नई बात लिखी है, कुछ नया अध्याय है। तो इस किताब को पढ़ने के लिए बहुत ही मनचित्ती की ज़रूरत है। मनोयोग से पढ़ा जाए इस किताब को तो शायद इसमें हर पन्ना कुछ नई बात बताएगा, नई सीख देगा, नई जानकारी देगा। ललित भाषा में लिखा है उन्होंने, और हम उनके लिखने के, उनकी रचना प्रक्रिया के भी साक्षी रहे हैं, क्योंकि यूनुस जी के पास उनके फ़ोन आते थे यतीन भाई के, और लगातार कुछ घटनाओं का जिक्र, लगातार कुछ गानों का जिक्र हुआ करता था। गुलजार साहब के लेखन, गीत
रचना से लेकर उनके पटकथा लेखन, उनके फिल्मकार बनने की पूरी कहानी इस किताब में मिलती है। मैंने अभी जो भी पन्ने पढ़े उसमें मुझे हर पन्ना नया सा लगा है, तो मुझे लगता है ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब नहीं बल्कि मुझे लगता है एक ग्रंथ है, गुलजार साहब की पूरी जीवनी है। ये एक ऐसा महासागर है जिसके एक मोती को बीन कर पहचान पाना या उसकी चमक को देख पाना मुश्किल है। तो इस मोती को एक बार पीने और देखें और परखें। शुक्रिया। वाणी प्रकाशन को इस किताब के लिए वाणी प्रकाशन को भी बहुत बहुत बधाई, यतीन्द्र भाई को बहुत बहुत बधाई। वाणी प्रकाशन अपने आप में एक ब्रांड है और प्रकाश स्तंभ है। बहुत सारी किताबें छाप रहा है जिसमें अरुण जी और अदिति जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अदिति जी हमारी दोस्त हैं और युवा प्रकाशक में अदिति का नाम है, उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। फिर से यतीन्द्र भाई आपको बहुत बहुत बधाई। ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है। यतीन्द्र मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और मैंने इस किताब को बनते देखा है। जब ये लिखी जा रही थी तो इसके कई हिस्से पढ़े हैं, हमने आपस में डिस्कस भी किया। और अब जैसे कि मैंने मंच से भी कहा, यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि 14 बरस कम नहीं होते। इसके लिए बहुत बड़े जिगर की ज़रूरत है, बहुत ज़िद की ज़रूरत है जिसके तहत इंसान काम करता है। तो जिस लगन के साथ और जिस ज़िद के साथ यतीन्द्र ने शोध किया है और इस किताब पर काम किया, 515 पेज की ये किताब सही मायने में ये दिखाती है कि लगन किसको कहते हैं और किस तरह से किसी प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। गुलजार साहब की ज़िंदगी के किसी भी पहलू को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनकी क्रिएटिविटी के हर पहलू को इस किताब में कवर करने की कोशिश की गई है और मेरे दिल के बहुत करीब है ये किताब। लास्ट में ये भी जानना चाहेंगे, अयोध्या का उद्घाटन हो रहा है, सेरेमनी चल रहा है, सभी को इस पल का इंतज़ार है और हमें भी इस पल का इंतज़ार है। अब बस कुछ ही दिन शेष है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस 15 साल की मेहनत जो यतीन्द्र जी ने की है और जो गुलजार साहब के बारे में लिखा है और जो उन्होंने दिन रात काम किया है इसके पीछे, ये बहुत ही कमेंडेबल है। ये किताब आप सब लोग खरीदें, पढ़ें ताकि वो सार्थक हो और वो खूब और लिख पाएँ। एंड आई गिव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यतीन्द्र जी एंड being an energy catalyst. I am Bharti Kapoor and I have seen him actually working so much on this. खूब आशीर्वाद। वाणी प्रकाशन हमारे लिए दिल के बहुत करीब है। मैं अंग्रेजी का शायर हूँ और गुलजार साहब मुझे अंग्रेजी का शायर कहते हैं, लेकिन हमारी जो अंग्रेजियत है उस अंग्रेजियत में जो गुलजार साहब की मासूमियत है, आज मैंने ये महसूस किया कि हमारी जो वो मासूमियत है वो यतीन्द्र की किताब में निकल कर आती है। यतीन्द्र की किताब गुलजार साहब पे और हजार राहें मुड़ के देखने की जो उन्होंने पेश किया है हम लोग के सामने, ये न केवल हिंदी का एक बड़ा दस्तावेज है बल्कि भारतीय साहित्य के लिए एक बड़ा ही आज का बहुत ही प्रसंगदायक रहा है। और मैं एज ए शायर, एज ए पोएट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 5 दशकों से हम सब गुलजार साहब के नज़्मों को पढ़कर उसकी छाया में, चाहे हम किसी भाषा में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, तेलुगु में लिखें, तमिल में लिखें, लेकिन हम सब, जैसा विशाल ने कहा, हम सब जो बड़ा बरगद पेड़ है उसकी हम छोटे छोटे हम शाखाएँ हैं उसका मतलब। और अब बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं यतीन्द्र को। और यतीन्द्र यशस्वी रहें, यहाँ भी रहें, अयोध्या में भी रहें यशस्वी, और इसी तरह से जिस तरह ये कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी लकी टू बी हियर एंड वाणी प्रकाशन से ये मेरी पहली इंट्रोडक्शन है और पहली बार मैं इनके साथ काम कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है कि इट्स अ ह्यूज ऑनर कि मैं इसे ट्रांसलेट कर रही हूँ और मेरा यही डर है कि मैं इस लायक हूँ या नहीं, मुझ में ये काबिलियत है कि नहीं। अब देखूंगी, कोशिश तो करूंगी। गुलजार साहब की शायरी की बात किया जाए तो एक अपने आप में एक कहानी बयां करती है, तो क्या कुछ उनकी शायरी के रिलेटेड कहना चाहिए? कोई ऐसा शायरी है जो आप उसे अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं? नहीं, मैं तो ऐसे कुछ
क्लेम नहीं कर सकती हूँ कि उनका कोई शायरी में डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ, पर बहुत ही अच्छा लगता है। वो जो उनके गाने मैं बहुत पसंद करती हूँ, गाती हूँ। बट एक चीज़ मैंने उनसे सीखा है, ऑफ एसोसिएशन ऑफ थॉट। जो मैंने स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, जॉन डन करते थे ऐसे कि यहाँ से लेके किसी चीज़ को वहाँ ट्रांसफ़र करना और उसे अप्लाई करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि किसी भी चीज़ का बनना जो होता है ना, वो आसान तो होता नहीं है, और ख़ास करके ऐसी चीज़ का बनना जिसमें इतने साल लगे हों, जो एक ऐसे इंसान के बारे में हो जिसकी लाइफ इतनी रिच और इतनी एक्सटेंसिव है और इतनी रिच है। और सो आई एम रियली हैप्पी दैट ही हैज़ डन इट। एंड हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा ट्रीट है, क्योंकि हम सबका इंटरेस्ट है गुलजार साहब में। और आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यतीन्द्र एंड अदिति द पब्लिकेशन, बिकॉज आई एम श्योर दे हैव ऑल वर्क वेरी हार्ड एट इट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग द बुक। इस गुलजार साहब की बुक ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? You know, reading is a very important thing. I think we are living in an age where everything has become instant and consumable, and people are forgetting that the pleasure that you can get from a book. And when you read a book like this, that takes you back in history, that takes you into your culture, it helps you see cinema, it helps you see so many things. I think it is, I hope more and more people will read it and have just the pleasure of reading a book. Thank you. Rolling. गुलजार साहब, हजार राहें मुड़ के देखी। इस किताब की प्रोडक्शन टीम को हेड करना मेरे लिए एक मास्टर क्लास अटेंड करना जैसा था। एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना, उनकी किताब पे काम करना, जो एस्थेटिक्स, आर्ट और सिनेमा के इस देश की महान विभूतियों में से एक है। यतीन्द्र मिश्र जी की पहली किताब और आज 20वीं किताब के लोकार्पण के बीच उनका एवोल्यूशन साथ में देखना, नेशनल अवार्ड विनिंग लेखक के साथ उनकी परफेक्शनिज्म के साथ काम करना, मुझे लगता है कि ये सब बहुत ही अनोखा है। और आज जब हम इस किताब को लॉन्च कर रहे हैं ऑफिशियली, तो एक पहला एडिशन बिक भी चुका है। मतलब हमारे पाठकों के पास ये किताब बेहद प्यार पा रही है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस किताब के अगले एडिशन की प्रतीक्षा और इसी तरीके से किताबों को समर्थन देते रहिए। थैंक यू।